हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद एक ओपन सेशन के लिए मिल रहे हैं और ओपन सेशन के लिए मिलने का मेरा मतलब है कि जिसमें मैंने ओपनली सबको इनवाइट किया है फेसबुक के थ्रू, स्टेटस के थ्रू। और ये चीज मुझे हर बार नहीं कर पाता मैं जूम सेशन के पार्टिसिपेंट्स की लिमिटेशन की वजह से, लेकिन मैं यूट्यूब पे जो इस तरह के ओपन वीडियो होते हैं वो डाल देता हूँ। और उसके अलावा ट्रेनिंग का स्कोप भी है कि बहुत सारे चीजों की ट्रेनिंग मैंने ऑलरेडी करके यूट्यूब पे डाल दी है। तो यूट्यूब चैनल पे जा करके आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं और लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जब भी जिस भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन अपने 8 साल के टीएन्स के सफर में और वैसे भी पूरे मेडिकल कैरियर में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की और जिसके बारे में मुझे लग रहा था कि आप लोगों से बात करने की जरूरत है, क्योंकि जब मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाऊंगा तो ये बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेगी। तो इसलिए मैंने ये सेशन प्लान किया कि डाइजेस्टिव इश्यूज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब अगर मैं केवल अपने टीएन्स करियर की बात करूं तो लास्ट 8 सालों में, जिसमें मैं लास्ट 3 सालों से बहुत ज्यादा एक्टिव हूं। पहले तो मैं पार्ट टाइमर था, जॉब के साथ कर रहा था, तो कब वीक में 1 या 2 दिन टाइम दे पाता था और बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाता था। लास्ट 3 साल से लगभग मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों का चेकअप कर रहा हूँ, उनके हेल्थ इश्यूज के बारे में जान रहा हूँ। तो मैंने एक चीज बहुत ज्यादा महसूस की है कि लोग डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं। बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं और बहुत सारे लोगों के जो डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ इश्यूज होते हैं उनका रूट कॉज उनका डाइजेस्टिव इश्यूज होता है, जिसके बारे में वो रियलाइज ही नहीं करते हैं कि डाइजेशन से इसका लिंक है। बहुत सारे लोगों को तो मैं पूछता हूं जब कि आपको कोई डाइजेस्टिव इश्यूज है, तो शुरुआत में वो मना कर देते, नहीं डाइजेशन तो मेरा ठीक ठाक है, भूख भी लगती है और टॉयलेट भी जाता हूँ, सब ठीक ठाक है, गैस वैस नहीं बनती। लेकिन जब मेटिकुलसली मैं अंदर जाकर के उनको चीजों को समझाता हूँ और फिर एक्सप्लेन करता हूँ, एक्यूलाइफ के पॉइंट्स से चेक करके बताता हूँ, तो वो रियलाइज करते हैं और तब वो एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। बेसिकली पहले जब तक मैं टीएन से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब तक मेरे पास भी एक्यूलाइफ की पावर नहीं थी जो आज हम सबके पास है। आप सब जो टीएन से जुड़े हुए हैं सब जानते हैं एक्यूलाइफ कैसा इक्विपमेंट है, कि हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है ये बिना इंडिविजुअल के बताए ही वो पता कर लेता। बहुत एक सिंपल चेकअप से, बिना खून निकाले, बिना कोई रेडियो टेस्ट किए हुए वो पता कर लेता है कि कौन सा ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जब भी मैं किसी का चेकअप करता हूँ, चाहे वो बंदा किसी भी प्रॉब्लम के लिए आया हो, तो मैंने एक रूटीन बनाया लास्ट 1 साल पहले कि उसके डाइजेस्टिव हेल्थ को जरूर स्कैन करना। डाइजेशन से रिलेटेड जितने ऑर्गन हैं उसको जरूर स्कैन करना। एंड बहुत ही एस्टोनिशिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट सामने आया कि 80% लोगों को कोई ना कोई डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज रहता था। छोटे बच्चे क्या, यंग लोग क्या, अधेड़ उम्र के लोग क्या, बूढ़े लोग क्या, सबको। नहीं तो पहले ये माना जाता था कि डाइजेस्टिव हेल्थ का मतलब है बूढ़े लोगों की बीमारी, बुढ़ापे में होती है बीमारी, कब्ज, गैस, एसिडिटी। ये डाइजेस्टिव हेल्थ का मतलब लोग समझते हैं कि कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है तो डाइजेस्टिव हेल्थ खराब। लेकिन डाइजेशन क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा कि डाइजेशन क्या है, तभी आप समझ पाएंगे कि डाइजेस्टिव हेल्थ का मतलब क्या है। नहीं तो इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। और अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 99 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, तो ये सेशन फुल हो जाएगा, 100 से ज्यादा लोग इसमें नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो हो सकता है आपकी टीम के लोग आपको अप्रोच करें कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, तो उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये मीटिंग फेसबुक पे भी लाइव है, क्योंकि मैं इसमें कोई पीपीटी या प्रेजेंटेशन नहीं दिखाने वाला। तो ये फेसबुक पे भी लाइव है, वहां ज्वाइन कर सकते हैं लोग। तो डाइजेस्टिव हेल्थ क्या है, बेसिकली डाइजेशन क्या है, कैसे शुरुआत होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और इसमें गड़बड़ियां कैसे आती है, क्यों आती है, उन गड़बड़ियों से आप कैसे अफेक्ट होते हैं, और उसको कैसे हम टीएन्स की मदद से, टीसीएम की मदद से ठीक कर सकते हैं, उनको उनका समाधान दे सकते हैं लोगों को। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा टेक्निकल मेडिकल लैंग्वेज में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट रह जाते हैं तो आप उसको नोट करके रखिएगा, और लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, और इसलिए ये सेशन लंबा हो। तो आप लोग अपने कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये सेशन लंबा हो, लंबे सफर पे चलेंगे। सबसे हम पहले समझते हैं कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन से पहले आपको समझना होगा कि डाइजेशन होता किस चीज का है। डाइजेशन बेसिकली फूड का होता है, खाने का होता है। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि खाना क्या है, खाना क्या है।
तो खाना हमारी जिंदगी के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी चीज। कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है, अगर खाना ना हो तो 90% तो समस्याएं ही दुनिया से खत्म हो जाए। तो खाना बेसिकली हमारे जीवन के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए जरूरी। और इंसान का खाना क्या है, तो जो कुदरती तौर पे इंसान के शरीर के लिए बनाया गया है, जो इंसान का शरीर नीड करता है, जो इंसान के शरीर के लिए आसानी से पच सकता है, यानी जिसका इंसान के शरीर में मेटाबॉलिज्म हो सकता है, वही हमारा खाना है। हमारा खाना बिगड़ा है, ये सब आप जानते हैं, उन सब बातों में हम नहीं जाएंगे कि खाने में कैसे मिलावट हो रही है, एडल्ट्रेशन हो रहा है, हमारे खाने पीने के तौर तरीके बदल रहे हैं, हमारा अनाज उगाने का तरीका बदल रहा है, हमारा स्टोरेज का तरीका बदल रहा है, हमारा खाना पकाने का तरीका बदल रहा है, हमारा खाना खाने का तरीका बदल रहा है। और इसके अलावा ये भी बदल रहा है कि हम खाने में क्या खाते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं, या खाने की चीजों में हमको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलानी होती हैं जो बेसिकली हमें जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है इन द सेंस कि लाइक हम बहुत सारी चीजें जो केवल स्वाद को बढ़ाने के लिए टेस्ट इनहेंसर्स ले लेते हैं, जिसके हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, या वो जो हमारे शरीर के लिए सुटेबल नहीं है। इसके अलावा खाने का लुक अच्छा बनाने के लिए, खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स बनाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे खाने की क्वालिटी खराब हो रही है। अब हम पचाने के तरीके पे जाए तो आप जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मल्टी क्रॉपिंग का जमाना है, एक खेत में साल में कई फसलें उगाई जाती है, तो जो जमीन के अंदर का न्यूट्रिशन है वो खत्म हो जाता है। तो आर्टिफिशियल तरीके से हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल करके जमीन में न्यूट्रिशन देते हैं, तो हमारे जो पौधे हैं वो जमीन से वही केमिकल अब्जॉर्ब करते हैं और हमारे शरीर तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि उनका साइज और वॉल्यूम बढ़ जाए, पैसे कमाने के लिए, फायदे के लिए, लालच के लिए। तो ये सारी चीजों ने हमारा खाना खराब किया है। अब पाचन किस चीज का होता है, डाइजेशन किस चीज का होता है, खाने का होता है। तो बेसिकली हमारा डाइजेशन तो खराब होगा ही, लेकिन क्या केवल ये यही एक रीजन है कि हमारा डाइजेशन खराब हुआ है? तब तो फिर सॉल्यूशन है कि भाई आप ऑर्गेनिक फूड खाना शुरू कर दो, आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा। बहुत हद तक हो जाएगा, लेकिन केवल यही एक रीजन है। जैसे हम बीमार टीसीएम में या टीएंस में जब हम बीमारियों का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो हम उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। किसी भी बीमारी के लिए हम उसकी जड़ ढूंढते हैं कि यह शुरुआत क्यों हुई, शुरुआत कहां से हुई, और तभी हम उसको जड़ से उखाड़ सकते हैं। जैसे बहुत जगह पे बोला जाता है ना कि इसका परमानेंट इलाज नहीं है, उसका परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को परमानेंट आप तभी खत्म कर सकते हैं जब आप उसको जड़ से उखाड़ दें, जड़ से खत्म कर दें। तो जड़ तो ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही डाइजेशन की प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है, ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि डाइजेशन में प्रॉब्लम केवल खाना खराब होने से या हमारा लाइफस्टाइल खराब होने से नहीं आया, उसके कई सारे फैक्टर हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है। तो मैं अगर किसी से, एक दो लोग कोई हैंड रेज कीजिए कि मैं समझना चाहूंगा कि आप लोगों की डाइजेशन की समझ क्या है, कि डाइजेस्टिव ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन कौन से, कोई बताना चाहेगा? दे कैन रेज हैंड। जी, संजय चंद जी, आप काफी एजुकेटेड और समझदार हैं, तो आप बताइए, या जनता जी आप बताइए कि डाइजेस्टिव ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन कौन से। सर अजय स्मॉल जी, मैं इंटेस्ट, आपके पास वापस। जी। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर। ओके, बस। ओके, अजय जी आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड थैंक यू मॉर्निंग। वेरी थैंक यू वेरी मच सर। डाइजेशन हमारे एक्चुअली माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जी। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं और उससे वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। राइट। उसके बाद आमाशय में भोजन जाता है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के मूवमेंट्स पूरा होते हैं। प्रोसेस नहीं, आप केवल ऑर्गन के नाम बताइए मुझे कि कौन कौन सा ऑर्गन पार्ट लेता है। स्टमक में भी होता है सर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन डाइजेशन होता है। जी। और लीवर और वहाँ से वो बाइल जूस और गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं सर। जी। थैंक जी, यू सर। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आप लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू होता है,
बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है कि डाइजेशन के बारे में वो बोल देते हैं कि डाइजेशन में हमारा स्टमक है, यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लिवर को कुछ लोग इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन लिवर डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। लिवर का रोल डाइजेशन के साथ है, बट वो पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो एक ऑक्सिलरी ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में सपोर्ट लेता है। इसके अलावा दो और भी ऑर्गन हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। वो है हमारा गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास। बहुत सारे एंजाइम्स का प्रोडक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक तो होता है जो सामने कलाकार जो स्टेज पे होते हैं और एक होते हैं बैकग्राउंड कलाकार। तो डाइजेशन के पीछे एक बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा कलाकार है, वो है हमारा ब्रेन, जिसको किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाइजेशन से रिलेट नहीं किया जाता। डाइजेशन हमारी बॉडी में तब शुरू हो जाता है जब हम खाने के बारे में सोचते हैं। अब मैं कुछ आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि कोई घर आता है, उसको बहुत भूख लगी और उसने अपने घर में पूछा कि भाई, वाइफ से पूछा या कि जो भी खाना बनाने वाले हैं उनसे पूछा कि भाई क्या खाने में है। उसको जवाब मिला टिंडे की सब्जी है, और उसको मेरी तरह टिंडा पसंद नहीं है, तो उसकी भूख वहीं मर जाती। कैसे मर गई भूख? और वही अब जनता जी बैठे हुए हैं, जनता जी को अभी उनकी कोई सहेली मैसेज कर दे कि कल शाम को मिलते हैं, पानी पूरी के गोलगप्पे खाएंगे, उनको ट्रेनिंग में बैठे बैठे उनके मुंह में पानी आ जाए। ना उन्होंने गोलगप्पे देखे ना खाया, पानी मुंह में आ जाए। तो बेसिकली मुंह में जो पानी आने की बात है, वो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स जो से निकला हुआ स्लाइवा है, और वो बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। हमारा ब्रेन जिस तरह के खाने को सेंस करता है, जिस तरह के खाने को सेंस, कई बार खाने का रूप रंग, अगर खाना कोई बहुत ही टेस्टी खाना है लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, यार ये क्या चीज, तो खाने का रूप रंग, खाने की खुशबू, ये सारी चीजों को सेंस कौन करता है? हमारा ब्रेन सेंस करता है। और जब ब्रेन उन चीजों को सेंस करता है तो उसके फलस्वरूप उसके स्वाद, उसके खुशबू, इन सब चीजों के हिसाब से एक फीडबैक जनरेट करता है और सिग्नलिंग स्टार्ट करता है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स तरह तरह के एंजाइम्स या हार्मोन्स आप कह सकते हैं जो सिक्रीट करना शुरू करते हैं। और उन सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स का डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है, सबका रोल है। अगर आपका लोगों के पास, जब मेरे पास आते हैं किसी हेल्थ इशू के लिए, और अगर वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो कुछ लोग तो बोलते हैं मेरे को गैस की प्रॉब्लम है, मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को कब्ज रहता है, कुछ लोग को ये जब सारी प्रॉब्लम्स रहती है थोड़ी बहुत तो बोल देते हैं मेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, मेरे के पेट में प्रॉब्लम है, मेरा पेट खराब है, इस तरह की चीजें बोलते हैं। यकीन मानिए, अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो आपको सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कमोबेश सारी, मतलब सारी का मतलब कि लगभग लगभग बहुत सारी चीजें हैं जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से हो जाएगी। समझिए हमारा शरीर, अब हम शरीर की बेसिक इकाई पे जाते हैं। हमारा शरीर जो बना हुआ है उसमें क्या है? मसल्स है, स्किन है, हड्डियां हैं, मूल तौर पे यही चीजें हैं, और वाटर है बहुत ज्यादा। तो हमारे शरीर में जो ये जितने भी ऑर्गन बने हुए हैं, ये सारे के सारे टिश्यूज से बने हुए हैं, और वो टिश्यूज सेल से बने हुए हैं। और कोई भी ऑर्गेनिक चीज, कोई भी सेल परमानेंट तो है नहीं कि एक बार बन गया तो कभी मरेगा नहीं, वो मरेगा। हर किसी की सेल्फ लाइफ होती है, वो मरेगा। तो वो जब मरेगा, मान लीजिए आपका कोई एक ऑर्गन है जिसमें 10 करोड़ सेल्स हैं। अब वो 10 करोड़ में से मान लीजिए कि रोज 1 लाख सेल मर रहे हैं, नॉर्मल अपना लाइफ साइकिल पूरा करके मर रहे हैं। और अगर उतने ही सेल नहीं बने तो धीरे धीरे उस ऑर्गन में सेल की संख्या कम हो जाएगी। तो जब वो सेल की संख्या कम होती जाएगी तो धीरे धीरे वो ऑर्गन वीक होना शुरू हो जाएगा। एक मकान में से रोज रोज आप एक ईंट निकालना शुरू कर दो तो क्या होगा? तुरंत तो नहीं गिरेगा मकान, लेकिन एक दिन तो गिरेगा। लेकिन उसमें पहले क्या होगा? पहले थोड़ा दरारें आनी शुरू होगी, या जहां तहां से हवा आनी शुरू हो जाएगी, इस तरह की चीजें होंगी। वैसे ही हमारे शरीर के साथ आता है। जब भी हमारे शरीर में कोई ऑर्गन वीक होना शुरू होता है, यानी उसमें जितने सेल बनने चाहिए उतने नहीं बनते हैं रेगुलर प्रोसेस में। एक तो होता है कि कोई बीमारी आई या कोई एक्सीडेंट हुआ और अचानक से एक ऑर्गन के बहुत सारे सेल डैमेज हो गए, वो एक अलग चीज है। लेकिन रेगुलरली भी डेली बेसिस पे कुछ सेल्स मरते हैं और उनकी जगह पे नए सेल्स बनते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू या सेल के रीजनरेशन के। अब सेल बनने के लिए चाहिए क्या?
सेल बनने के लिए चाहिए हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेल बनना है, मसल्स का बनना है, बोन्स का बनना है, या कौन से सेल को, किस ऑर्गन के, कौन से, रेटिना का सेल, आंखों का सेल बनना है, या पेनक्रियाज का सेल बनना है, किडनी का सेल बनना है। तो कौन से ऑर्गन में किस तरह के सेल है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे शरीर को कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए। इसीलिए हमें भांति भांति के न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन भी चाहिए तो ऑक्सीजन भी कैरी करता है क्या, लंग्स। मतलब ऑक्सीजन खींचने का काम, उसको उसमें से फिल्ट्रेशन करने का काम लंग्स करता है, फिर उसको पंप करने का काम ब्लड के थ्रू हार्ट करता है। तो वो भी सेल्स के बने हुए, तो उनके भी सेल अगर मजबूत नहीं होंगे, लंग्स अगर मजबूत नहीं होंगे, तो ऑक्सीजन खींचेगा ही नहीं। उसके अलावा जो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगा वो ब्लड के थ्रू पहुंचेगा, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। तो उसके लिए रेड ब्लड सेल बनना चाहिए। रेड ब्लड सेल बनाएगा कौन? वो बनाएगा बोन मैरो। उसको स्टोर कौन करेगा? स्प्लीन। अब ये दोनों भी ऑर्गन है, ये दोनों भी सेल के बने हुए हैं। तो बेसिकली इनके लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। अब न्यूट्रिशन मिलता कैसे? हमें जो तरह तरह की चीजें चाहिए, जैसे हमें मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम एचएमबी चाहिए, या हमें विटामिन डी चाहिए, तरह तरह के विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तरह तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइटो न्यूट्रिएंट्स। ये सारी चीजें हमें मिलती कहां से? हमारे खाने से मिलती है। हमारे खाने से मिलती हैं। तो हमारा खाना हमारे शरीर में जाएगा और वो पचेगा ही नहीं, तो उसे न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? अब आप जानते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि कोई किसी भी चीज का एग्जांपल लें, कि जिससे जैसे आपको बताया जाए कि हाँ, ये अगर आप मूंग की दाल खाओगे तो उससे प्रोटीन मिलेगा, और उससे आपके मसल्स मजबूत होंगे। हम ये जानते हैं ये बात। या अगर आप कोई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें प्रोटीन मिलता है, वो आप, बहुत सारे नट्स हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, वो खाएंगे। तो मान लीजिए आपने मूंग की दाल खाई, वो पच गया और आपके शरीर में मसल्स बन गए। तो जब किसी के मसल्स को काटेंगे या डैमेज करेंगे, तो उससे क्या मूंग की दाल निकलेगी? मूंग की दाल तो निकलेगी नहीं। मूंग की दाल में स्टार्च भी है, फाइबर भी है, और भी बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली डाइजेशन का काम क्या है कि बॉडी में जा करके जो हम खाते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, जो भी चीजें हम खाते हैं, वो शरीर में जाकर के पचती हैं। उसके साथ एक बायो एंजाइम या बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीजों में बटती है। और उसके बाद भी, जैसे मान लीजिए, हम जैसे अब हम अगर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, चाहे वो हमें मिल्क से मिल रहा हो, या नॉनवेज से मिल रहा हो, या वेज से मिल रहा हो, या हम प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो, वे प्रोटीन ले रहे हो, सोया प्रोटीन ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, वो बॉडी में गया। अगर आपने सोया की फलियां खाई तो आपका मसल सोया की फलियां नहीं बनेगा। आपको, आपने कैल्शियम के लिए मिल्क ले लिया या कैल्शियम के लिए एग ले लिया, तो वो जाकर के अंडा आपकी हड्डियों में नहीं चिपकने वाला। वो शरीर में जाएगा, प्रोटीन शरीर में जाएगा। प्रोटीन नहीं जाएगा, प्रोटीन का सोर्स जाएगा। मूंग की दाल जाएगी, अंडा जाएगा, या दूध जाएगा, जो भी आप प्रोटीन का सोर्स ले रहे हैं, वो पचेगा, उसमें से प्रोटीन निकलेगा। बाकी चीजें जो काम की है वो रहेंगी, और जो काम की नहीं है वो निकाल दी जाएंगी शरीर से बाहर, जिसको एक्सक्रीशन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का रोल है, और डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, दोनों साथ साथ काम करते हैं। वो निकाल दी जाएंगी। अब जो रह गया, उसमें जो जो चीजें बॉडी ने रख ली, उनका डिफरेंट डिफरेंट रोल है। अब वो प्रोटीन रख लिया, लेकिन प्रोटीन से हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें बनती है। प्रोटीन से हमारे बाल भी बने हुए हैं। तो क्या बाल और मसल्स दोनों सेम है? अब प्रोटीन तो दिखने में मोस्टली व्हाइट होता है, या व्हाइटिश होता है, तो हमारे बाल तो सफेद ही होने चाहिए। तो प्रोटीन से हमारे बाल भी बने हैं, हमारे स्किन में भी प्रोटीन है, कोलाजन है। उसके अलावा हमारे मसल्स में, हमारे जॉइंट्स में, तो हर जगह प्रोटीन का पर्पस अलग अलग है। तो वो प्रोटीन भी अलग अलग तरह के केमिकल से मिलके, बहुत तरह के अमाइनो एसिड्स हैं हमारे बॉडी को चाहिए। वो अमाइनो एसिड्स हमें कहां से मिलेंगे? तो वो भी हमें हमारे फूड से मिलते। वो प्रोटीन को अलग अलग फॉर्म में उसको डिराइव करता है, उसको बनाता है, जिससे हमारे शरीर में अलग अलग चीजें बनती। बनती प्रोटीन से है, लेकिन सभी चीजें सेम नहीं है, तो प्रोटीन का इस्तेमाल भी सेम नहीं होगा। अब सीमेंट से आप देखते हैं, जैसे बिल्डिंग बना है, हमारा घर को अगर एक बिल्डिंग माने, तो उसमें हम सीमेंट इस्तेमाल करते हैं।
तो जब दो ईंटों को जोड़ना होता है तो सीमेंट में बालू और पानी मिला करके जोड़ते हैं, लेकिन जब हमें उसके उसके लिए कंक्रीट बनाना होता है छत के लिए या पिलर के लिए, तो उसमें स्टोन चिप्स भी मिलाते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों की जरूरत है, और वो सारी चीजें हमें मिलती है कहाँ से? फूड से। जब फूड का डाइजेशन हो, आप बोलेंगे ठीक है फूड का डाइजेशन नहीं होता तो सीधा सीधा प्रोटीन ही ले लो, सप्लीमेंट ले लो। आप सप्लीमेंट ले लो या दवाइयां ले लो, डाइजेशन का रोल आपको सिर्फ बीमार करने के लिए नहीं है, आपका इलाज करने के लिए। आप बीमार हो गए, आपने इलाज के लिए अपना कोई सप्लीमेंट लिया या कोई मेडिसिन ली, उसको खाएंगे। उसको खाने के बाद अगर मान लीजिए आपके लंग्स में इंफेक्शन है और उसके लिए आपने एक एंटीबायोटिक कैप्सूल ले लिया। सपोज कीजिए कि किसी को लंग्स में इंफेक्शन हो गया, सर्दी जुकाम खांसी होने लगा, उसके लिए एक एंटीबायोटिक कैप्सूल ले लिया, ऑगमेंटिन ले लिया, कुछ भी ले लिया। और उस कैप्सूल वो कैप्सूल क्या करेगा? लंग पेट में जाएगा मुंह के रास्ते, और पेट से कूद के लंग्स में पहुंच जाएगा, और लंग्स में जाकर के वो ऐसे ऐसे कैसे रगड़ रगड़ के वो इन्फेक्शन को और वहां पे वायरस और बैक्टीरिया को मारना शुरू करेगा? नहीं करेगा ना ऐसा। उसका काम करने का अलग तरीका तरीका है। वो कैप्सूल आता है, वो एक केस में बंद होता है, उसके अंदर दवाई होती है। तो जब वो पेट में जाएगा तो पेट में से दो हाथ निकल करके उस कैप्सूल को खोलेंगे, उस पाउडर को घोलेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। पहले वो डाइजेस्ट होगा, उसका कवर डाइजेस्ट होगा, उसकी चीजें, उसके अंदर की चीज निकलेगी, वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होगी, वो लंग्स तक पहुंचेगी, और फिर जो एंटीबॉडी फॉर्म करने का काम है वो करेगी। वो एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया को मारेगा। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी आपके शरीर का ही सेल है। वो दवाई नहीं मारती बैक्टीरिया। दवाई सिर्फ आपके शरीर में जो डिफेंस सिस्टम है उसके साथ मिलकर के एंटीबॉडी फॉर्म करने का काम। तो ये इवन बीमार होने में ही डाइजेशन का रोल नहीं है, बीमारियों को ठीक करने के लिए भी डाइजेशन का रोल है। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो बीमारियां ठीक भी नहीं होगी, आप रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कई लोगों का डाइजेशन पुअर रहता है। मान लीजिए कि अब जैसे किसी को एडमिट होना पड़ता है, आपने देखा होगा किसी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, अचानक से उसको आईसीयू में एडमिट कर दिया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आदमी चल चल रहा है, चलते चलते सांस लेने में तकलीफ हो गई, नहीं। पहले थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम शुरू होता है, सर्दी जुकाम शुरू हुआ, लंग्स में इंफेक्शन हुआ, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हुआ, फिर उसने कुछ दवाइयां खाई, ठीक नहीं हुआ, वो बढ़ता गया, उसने कुछ और दवाइयां खाई, नहीं ठीक हुआ, धीरे धीरे वो बढ़ता गया और उसको फिर एडमिट होने की नौबत आ गई। यहां तक मामला पहुंचा कैसे? उसमें आप कह सकते हैं कि बाजार में नकली दवाइयां मिलती है, उनका भी रोल हो सकता है। डॉक्टर ने ठीक से दवाइयां नहीं लिखी, उसका भी रोल हो सकता है, बेशक हो सकता है। और नकली दवाइयां या नकली सप्लीमेंट्स का तो खैर हमारे हाथ में है कि हम रिलायबल सोर्स से खरीदें। कई बार लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए थोड़े से डिस्काउंट के लालच में ऑनलाइन या अनवारंटेड सोर्सेज से खरीद लेते हैं सप्लीमेंट्स या दवाइयां। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल खुल गए हैं, सहूलियत। तो एक कहावत है, एवरीथिंग कम्स कम्स एट ए कॉस्ट। तो ये जो सस्ते और सहूलियत वाला नया ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है, अब जैसे बैंकिंग का नया ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ तो फ्रॉड्स की संभावनाएं बढ़ गई। तो जहां पे ऑनलाइन है वहां पे आपको बहुत सजग रहने की जरूरत है, फ्रॉड का चांस है। आपने ऑनलाइन कोई घड़ी खरीद ली, कोई जूता खरीद लिया, और अगर वो नकली निकला तो केवल पैसे का नुकसान हो। लेकिन दवाइयां, सप्लीमेंट और हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा जहां पे है, वहां पे अगर आप ऑनलाइन में बाई चांस नकली के जाल में फंस गए तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो खैर वो एक सेपरेट इशू है। समस्या ये है कि आपने दवाइयां ले ली, लेकिन अगर दवाई आपका डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो जिस पर्पस से आप दवाइयां ले रहे हैं वो पर्पस पूरा नहीं होगा, तो आपका इन्फेक्शन जल्दी से ठीक नहीं होगा। आप तो सोचेंगे कि मैं दवाइयां खा रहा हूं, हाँ, ठीक होने में 2-4 दिन टाइम लगेगा, दवाई असर कर रही है, टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम हुआ बड़ा भारी, शुरुआत में तो 1-2 दिन उसने काढ़े वारे से और स्टीम लेकर के काम चलाया, नहीं ठीक हुआ तो उसने जाकर के किसी डॉक्टर से दवाइयां ले ली। अब दवाइयां लेने के बाद वो सोच रहा है कि भाई आज से तो दवाइयां शुरू की है, 3-4 दिन 5 दिन तो लगेंगे असर दिखाने में, वो इस इंतजार में झेल रहा है। लेकिन बेसिकली दवाइयां तो काम नहीं कर रही है, वो बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम। तो 3 दिन जो उसने इस इंतजार में इंतजार किया, 3 दिन में प्रॉब्लम 3 गुना बढ़ गई। दवाइयों ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि दवाइयां ठीक से शरीर में डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है। तो डाइजेशन का रोल वहां तक पहुंचता है।
तो अगर आपको डाइजेशन ठीक रखना है, डाइजेशन को खराब नहीं होने देना है, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि खाने पीने के मामले में हमेशा खाना खुश और प्रसन्न होकर के खाइए। ये क्या बना दिया, अरे ये क्या जिंदगी है, फलाना है। खाना हमेशा खुश और प्रसन्न होकर के खाइए। अगर आप स्ट्रेस में खाएंगे, आपने देखा होगा कई बार लोग कई बार गृहिणियों को देखा होगा कि ध्यान कहीं और रहता है, तो वो मटर छीलते रहते हैं तो छिलका कटोरे में डालते हैं और जो दाना है वो डस्टबिन में जाता रहता है। होता है ना ऐसा, बेध्यानी में। तो जब आपका ध्यान, आपका ब्रेन का ध्यान कहीं और रहता है तो उसका फोकस डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म पे नहीं होगा। यानी स्ट्रेस में, बेध्यानी में, नाखुशी से अगर आप खाएंगे तो खाना ठीक से नहीं पचेगा, क्योंकि ब्रेन का कंसंट्रेशन आपके फूड एंड डाइजेशन पे नहीं है। तो ब्रेन इतने सारे हॉर्मोन्स, एंजाइम्स पर्टिकुलर सही टाइम पे नहीं बनाएगा जिस टाइम से उसको बनाना चाहिए। जो एंजाइम खाना खाने से पहले बनना चाहिए वो पता चला तब बनेगा जब खाना पेट से निकल चुका है। क्या फायदा? या इतना पहले बन जाएगा जब तक खाना पहुंचा ही नहीं। तो आप जानते हैं कि हमारे ही देश में 82 करोड़ लोगों की जिंदगी मुफ्त के राशन पे चल रही है। तो अगर आपको भगवान ने खाना दिया है, तो जैसा भी खाना मिलता है, अगर आप अपने पसंद का नहीं खा पाते हैं, सही नहीं खा पाते हैं, तो खाने को मत कोसिए, अपनी परिस्थिति को मत कोसिए, अपनी कमाई को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो भी आपको खाना मिलता है, क्योंकि खाना आपके जीवन का आधार है। बेसिकली हम लोग बहुत सारे भगवान को पूजते हैं। कोई क्रिश्चियन है वो जीसस की पूजा करता है, कोई हिंदू है वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई मुस्लिम है वो अल्लाह की, खुदा की इबादत करता है, कोई सिख है वो नानक देव की, गुरु गोविंद सिंह की या गुरु ग्रंथ साहिब की इबादत करता है। लेकिन बेसिकली अगर कोई सच्चा भगवान है इस दुनिया में तो वो है खाना। फूड इज द अल्टीमेट गॉड। दुनिया में सारे भगवान आज अचानक से हड़ताल पे या छुट्टी पे चले जाए, आपकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर दुनिया से खाना गायब हो गया, आपकी जिंदगी में फर्क पड़े। फूड इज द अल्टीमेट गॉड। तो इसको आप या तो इस तरह से समझिए कि फूड इज द अल्टीमेट गॉड, या इसको इस तरह से समझिए कि इफ यू आर गेटिंग फूड मीन्स यू हैव बीन ब्लेस्ड। तो खाने का सम्मान कीजिए और खुशी खुशी ग्रहण कीजिए जो भी मिले। क्योंकि जो मिलता है अगर वही खाना मजबूरी है, तो आपके पास चॉइस है, आप या तो खुश होकर के खा लो या रो धो के खा लो। अगर आप रो धो के खाओगे तो ठीक से पचेगा नहीं, क्योंकि ब्रेन का और आपके खाने के समय आपकी क्या सोच है। आप जल्दबाजी में खा रहे हैं, आप बहुत हड़बड़ी में। कभी कभार ऐसा हो सकता है लाइफ में, आप सोशल लाइफ में जीते हैं तो बहुत तरह की इमरजेंसीज होती है, कभी ट्रेन छूट रही है, कभी ऑफिस जाने का लेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको रोज ऑफिस जाने के लिए अगर ब्रेकफास्ट भागते भागते करना पड़ता है, तो भाई तो 15 मिनट पहले उठ जाया करो। मान लो आप रोज सुबह 7 बजे उठते हो और ऑफिस के लिए हमेशा भागते दौड़ते ही नाश्ता करना पड़ता है, तो नाश्ता करने में 15 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगता। 6:45 में उठ जाया करो। ये तो डेली का काम है ना, तो आपको पता चल गया। तो ये सारी चीजें मैनेज कीजिए, क्योंकि खाना आप किस कंडीशन में खा रहे हैं, बेसिकली किस मेंटल कंडीशन में खा रहे हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद आपके खाने का सोर्स। कंजूसी करनी हो तो मूवी देखने में कीजिए। 500 रुपए की टिकट लेकर के जाकर के मूवी देखने से कोई शान नहीं बढ़ती। कंजूसी करनी हो तो कपड़े खरीदने में कर लीजिए। कंजूसी करनी हो तो मोबाइल खरीदने में कर लीजिए। कंजूसी करनी हो तो और चीजों में कर लीजिए जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। खाने में कभी कंजूसी मत। खाने की क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज, कभी कॉम्प्रोमाइज मत। खाना जितना रिलायबल सोर्स से आएगा उतना अच्छा है। अब सिंस हर किसी की जिंदगी में पॉसिबल नहीं है कि वो खुद से खेती करे, ऑर्गेनिक खेती करे, और ऑर्गेनिक हम लोग महंगा देकर के भी ऑर्गेनिक फूड खरीदते हैं तो पता चलता है कि हमें नकली मिल जाता है। नकली दूध, आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा कि दूध का हमारे देश में जितना प्रोडक्शन है उससे 2.5 गुना ज्यादा कंजम्पशन है। तो कहां से आता होगा समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी एज फार एज पॉसिबल कोशिश कीजिए कि आपका जो फूड का सोर्स है
आप किस दुकान से लेते हैं, किस ब्रांड का लेते हैं, किस बंदे से लेते हैं, वो रिलायबल होना चाहिए। थोड़ा महंगा हो चलेगा, खाने के मामले में पैसे में कटौती करके उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज में, ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप डाइजेशन को ठीक रख पाएंगे। तीसरा, खाना खाने का टाइम फिक्स है, बॉडी का बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो फिक्स है कि सुबह नाश्ता किस टाइम होना चाहिए, लंच किस टाइम होना चाहिए, डिनर किस टाइम होना चाहिए, वो सारी चीजें तय है नेचर के हिसाब से। तो उसमें बहुत ज्यादा बदलाव करने की कोशिश मत कीजिए। अगर किसी को काम की वजह से, मान लीजिए कि लंच करने का टाइम है कि 1 से 2 के बीच में हो जाना चाहिए, लेकिन किसी को ऐसा काम है जिसकी वजह से वो 2 बजे से लंच नहीं, 1 से 2 के बीच में लंच नहीं कर सकता, उसको लंच करने का मौका 3 बजे ही मिलता है, तो उसी टाइम को फिक्स कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने ब्रेकफास्ट को भी एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दो खाने के बीच में, 2 मील के बीच में गैप कितना होना चाहिए वो भी नियत है। रात को कोशिश कीजिए जितना, जो डिनर है आपका जितना अर्ली हो उतना, जितना अर्ली पॉसिबल हो उतना जल्दी ले लीजिए। अगर लेट हो गया है तो डिनर में कंप्लीट मील लेने की बजाय जो आप फाइबर वाली चीजें ले करके फिलर के तौर पे वो काम करेगी, भूख मिटा देगी, फ्रूट्स ले लीजिए, सैलेड ले लीजिए, कुछ जूस ले लीजिए और सो जाए। बहुत लेट से खाना खाने की आदत बॉडी को मत डाली। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो अपने आप लाइफस्टाइल में और हैबिट्स में बदलाव करके अपने डाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप क्या खाते हैं। तो एक चीज समझिए कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट चीजें जो मन को बहुत भाती, वो शरीर, वो तन को नहीं भाती है। खाने के मामले में एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो खाना मन को भाता है वो तन को नहीं भाता। बहुत ज्यादा डीप फ्राइड चीजें आपके लिए नुकसानदेह है। खाने में टेस्ट ना, आजकल पैकेज्ड फूड खाने का और फास्ट फूड खाने का ट्रेंड है। फास्ट फूड खाने का ये मतलब नहीं है कि वो खा करके आप फास्ट हो जाएंगे और चीते की रफ्तार से दौड़ने लगेंगे। फास्ट फूड का मतलब है कि जो खाना बहुत जल्दी तैयार हो जाता, बहुत जल्दी तैयार हो जाता। तो बहुत जल्दी तैयार करने की ऐसी क्या मारामारी है? कभी कभार इमरजेंसी हो सकती है कि आपको खाना बनाने के लिए बहुत हड़बड़ी मची हुई, लेकिन बहुत जल्दी खाना तैयार करने की ऐसी क्या मारामारी, डेली बेसिस पे क्या मारामारी है? तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि फास्ट फूड को डेली फूड का हिस्सा बना लिया है। रेडी टू ईट चीजों का ट्रेंड बन गया है। रेडी टू ईट चीजें कि आप ट्रेवल में हैं या इमरजेंसी के लिए घर में रखी जाती है कि मेहमान आ गया, उसको चाय के साथ कुछ सर्व करना है, भागम। तो ऐसे सिचुएशन तो रोज नहीं आते ना, लेकिन घरों में ट्रेंड हो गया है, रेफ्रिजरेटर आ गया है, इसमें रेडी टू ईट चीजें भरी रहती है। अब मैं कुछ ब्रांड्स के चीजों के नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं, बट आप सब समझ रहे हैं कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं। वो फास्ट क्यों बन जाते, वो तेजी से क्यों बन जाते? क्योंकि उनका जो प्रिपरेशन का प्रोसेस है बहुत ज्यादा करके रखा जाता है। यानी वो ऑलमोस्ट कुक्ड होती है या हाफ कुक्ड मील होता है वो। समझ रहे पॉइंट को? उनको आपको सिर्फ सर्व करने के लिए रेडी करना होगा। अब आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने घर में धान रखा हुआ देखा होगा। अरे बहुत सारे नए जनरेशन के लोगों ने तो धान देखा ही नहीं होगा, सिर्फ चावल ही देखा होगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने धान रखा हुआ देखा होगा या चावल आपके घर में रहता होगा। कितने दिन तक चावल सुरक्षित रहता है? महीनों तक, सालों तक भी चावल सुरक्षित रहता है? रहता है या नहीं रहता है? लेकिन उसी चावल को जब आप उबाल करके भात बना देते हैं, यानी जब वो खाने के लिए, तब वो कितनी देर तक सुरक्षित रहता है? आप उसको फ्रिज में भी रखो तो कितने दिन सुरक्षित रहे? तो बेसिकली कहने के लिए, जब उसको डीप फ्रीज करके रखा जाता है, आप जो रेडी टू ईट या
रेडी टू कुक मील्स लेकर के आते हैं, या जो फास्ट फूड का जो आइटम है उसका बहुत सारा प्रोसेस पहले किया, इसको प्रोसेस्ड फूड जो बोलते हैं ना, बहुत सारा प्रोसेस पहले किया जा चुका होता है, और ऐसा फूड खराब होना शुरू हो चुका होता है। बस वो आपको लगता नहीं है कि खराब हुआ है, क्योंकि उसको कोल्ड में ठंडे में रखा गया है, कोल्ड चेन मेंटेन किया गया है, या वो दिखे खराब नहीं, उसमें बदबू ना आ जाए, इसलिए उसमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं, ऐसे स्प्रे कर दिए जाते हैं कि वो ऊपर से खराब नहीं हो। उनमें ऐसी चीजें मिला दी जाती है जिनको प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है, ताकि वो खराब ना हो। तो वो सारी चीजें हमारे शरीर को नहीं चाहिए। हमारे शरीर को चाहिए ताजा खाना, ताजा खाना और ताजा पका हुआ खाना। तो आप जितना ज्यादा पैकेज्ड फूड पे डिपेंड होंगे, पैकेज्ड फूड आइटम पे डिपेंड होंगे, उतना ज्यादा आपके डाइजेशन को खराब होने का चांस। जितना ज्यादा आप प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में उसमें उसको सेफ्टी के लिए, भाई कोई भी कंपनी है अब आटा बना रही है, अब उसने मान लो कि 10 टन गेहूं खरीदा, उसका आटा बनाया, उसका पैकिंग किया, कोई भी कंपनी, शक्तिभोग हो, राजधानी हो, पतंजलि हो, कोई भी हो, वो चाहेगी कि उसका आटा बिकने से पहले उसमें कीड़ा लग जाए? चाहेगी क्या? तो अगर वो ऐसा नहीं चाहेगी तो कीड़े लगने से बचाने के लिए उसमें कुछ तो मिलाएगी कि उसमें कीड़ा ना लगे, वो खराब ना हो जाए, उसमें बदबू ना आ जाए, उसमें गांठें ना बन जाए, वो साफ सुथरा चमकदार खुशबूदार रहे, उसके लिए उसमें कुछ तो मिलाएगी। वो जो कुछ मिलाएगी वो आपके शरीर के लिए नहीं है, आपके शरीर को उसकी जरूरत नहीं है। तो क्या आपका शरीर उसको पचा पाएगा? आप चाहे मैथ के कितने भी बड़े विद्वान हो, या आप फिजिक्स के कितने भी बड़े विद्वान हो, अगर मैं आपको एक मैथ का या फिजिक्स का सवाल दे दूं जो फ्रेंच में लिखा हुआ है और आप फ्रेंच नहीं जानते, तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाएंगे? बताइए। क्योंकि आप पहचानते ही नहीं उस चीज को, उस वर्ड को ही नहीं पहचानेंगे आप कि क्या लिखा हुआ है। तो वैसे ही जो चीज हमारे लिए, कीटनाशक हमारे शरीर के लिए नहीं है, प्रिजर्वेटिव हमारे शरीर के लिए नहीं है, तो जो चीज हमारे शरीर के लिए नहीं बनी हुई है उसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पहचानता ही नहीं। तो जब वो नहीं पहचानता है तो ऐसी चीजें आपको दोहरी मार मारती है। जब वो नहीं पहचानता है तो पहले तो उसको जबरदस्ती पचाने की कोशिश करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग होती है उसकी, और जब तक वो इस चीज को रियलाइज करता है कि हमसे ना हो पाएगा, इसको बाहर निकालो, तब तक वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हार्डवर्क कर चुका हो, एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उस चक्कर में, क्योंकि डाइजेशन का तो मेन रोल एसिड का है ना। तरह तरह के एसिड्स बनते हैं जिससे तरह तरह की चीजें उसमें घुलती है, डाइजेस्ट होती है, उसके बाद वो उसको बाहर निकाल देता है एक्सक्रीशन सिस्टम में, वो किडनी में या जगह कोलोन में जाती है कि उसको बाहर निकालना है। अब बाहर निकाल, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है बॉडी का वो भी देखता है ये कौन नया बंदा आ गया, अब इसका क्या करना है, इसको रखना है, इसको बाहर निकालना है। क्योंकि जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है हमारा बॉडी का, एक्सक्रीशन सिस्टम है, वो भी किस तरह से काम करता है, उसके लिए समझिए कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने को मुंह में जाकर के स्लाइवरी ग्लैंड से जो स्लाइवा निकलता है उसके साथ मिक्स होकर के जीभ उसको चारों तरफ घुमाती है और दांत उसको पीसते हैं, कचूमर बनाते हैं खाने का, वो अंदर जाता है, स्टमक में जाता है, वहां पे उसको पीसा जाता है, वहां पे उसमें कुछ एंजाइम्स मिलते हैं, मिलाए जाते हैं, कुछ चीजें निकलती है, वहां पे उसमें एसिड का रिएक्शन होता है, उससे थोड़ी गैस भी बनती है वहां पे। वही अगर ज्यादा होती है तो आपको बर्पिंग, डकार आना, उबकाई आना, ये सब सेंसेशन शुरू हो जाता है, जिसको GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। जब अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होती है, जब डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से जो चीजें ऊपर की तरफ आने लगती है ना, एसोफेगस की तरफ, आहार नली की तरफ, तो वो मेनली स्टमक की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा रोल निभाता है। तो वहां पे आपको स्टमक को ट्रीट करना है। उसके बाद खाना चला गया कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, उस पचे हुए खाने को और प्रोसेस करके उसमें तरह तरह के एंजाइम्स मिला करके उसको विघटित करके और जिस रूप में उसको ब्लड स्ट्रीम में मिलाना है उस रूप में उसको मिक्स करता है। और उसके बाद जो उसको लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन को कि ये हमारे लिए काम का नहीं है, खाना तो पूरा का पूरा डाइजेस्ट होकर के आया, तो खाना जब पूरा का पूरा डाइजेस्ट होकर के आया तो उसमें कुछ चीजें आपके शरीर को चाहिए, कुछ चीजें नहीं चाहिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो चाहिए वो दे दिया ब्लड स्ट्रीम में, जो नहीं चाहिए वो दे दिया लार्ज इंटेस्टाइन को कि जा भाई देख इसमें अगर कुछ बचा हुआ है। जैसे आपके घर में होता है ना, कबाड़ी आता है तो उसको देते हैं अखबार, इसमें देख लेना कोई काम की चीज, कोई किताब विताब, कोई फॉर्म वन, कोई बिल विल हो तो वो निकाल देना, बाकी ले जाओ, करते ना ऐसा। तो वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है लार्ज इंटेस्टाइन, ले भाई देख इसमें से कोई काम की चीज लगे तो लौटा देना, बाकी बाहर निकाल दो। तो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन उसमें अपना प्रोसेस शुरू करता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो खाने को और पीसता है, उसमें से वाटर और जो सॉलिड वेस्ट है उसका सेग्रीगेशन, उसका बैलेंस मेंटेन करना, ये सारा काम वो करता है। उसमें जो उसको लगता है काम की चीज है उसको तो वो वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है कि देखो भाई ये काम का तो नहीं है, देखो भाई ये काम का तो नहीं है, और बाकी चीजों को वो फिर कोलोन के थ्रू, लेट्रिन के थ्रू निकालते हैं, जो वेस्ट मटेरियल। तो जब आपके शरीर में ऐसी चीजें जो आपके शरीर को नहीं चाहिए वो ज्यादा मिलेंगी, तो क्या होगा, पहले तो वो आपके डाइजेशन प्रोसेस को तबाह करेगी। पहले स्टमक तबाह होगा कि भाई ये क्या है, ये पच ही नहीं रहा है, हटाओ इसको, भेजो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो जाने। स्मॉल इंटेस्टाइन पहले उसके साथ नुरा कुश्ती करेगा, देखेगा, फिर ना ये कोई, भाई ये कोई अतरंगी चीज है, इसको निकालो। फिर लार्ज इंटेस्टाइन सोचेगा ये क्या चीज है, इसको रखूं कि जाने दूं, वो बार बार उसको वापस करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन को, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहा है। उसके हिसाब से वो डिसाइड ही नहीं, वो फॉरेन बॉडी है, उसको उसके लिए नहीं बनाया गया है, वो पहचान नहीं पा रहा है कि इसको रखूं कि जाने दूं। जैसे कॉलेज लाइफ में नहीं होता है, आपने एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना लिया, उसके साथ बात करने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन उसकी जिद के आगे आप परेशान भी रहते हैं, तो समझ में नहीं आता कि ब्रेकअप करूं कि रहने दूं। तो वही हाल हो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं, एक्सक्रीशन सिस्टम को भी वैसे ही, अगर कोई चीज उसने बार बार वापस किया, स्मॉल इंटेस्टाइन सोचता है यार लगता है मेरे से ही गलती हो रही है, ये चीज शायद हमारे शरीर के लिए, वो क्या करता है ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर देता है। अब जो चीजें ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर दी, ब्लड स्ट्रीम में डाल दी स्मॉल इंटेस्टाइन ने, वो चीजें जाती है लिवर में एडजस्टमेंट के लिए। लिवर का काम क्या है, अगर मोटे तौर पे समझें तो वहां पे भी बहुत सारे एंजाइमिक रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल एक्टिविटीज होती हैं। वहां पे देखा जाता है कि ब्लड, खून जो लेकर, खून क्या है, तो खून तो ट्रांसपोर्ट है, खून तो खाली ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को लेकर के पूरे बॉडी में घूमते रहना, जो चाहिए उसको दे दिया। और जो वहां पे बेकार मटेरियल, बेकार मटेरियल क्या है, डेड सेल्स हैं, उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म है, उसके बाद बचे हुए जो अपशिष्ट है, लाइक यूरिया है, क्रिएटिनिन है, वो सारी चीजों को, डेड सेल्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आना, मतलब खाना जाके उतारा है और खाली डब्बे उठा के वापस लाया, ऐसा भी करते हैं ना। तो वो ये सर्विस है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। तो लीवर देखता है, एरो ट्रक रोकता है चेक पोस्ट पे, दिखाओ क्या लेके जा रहे हो, अच्छा ये शुगर इतना क्यों लेके जा रहे हो, इधर जमा करो। तो अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में एक्सेसिव ग्लूकोज है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाएगी। फैट इतना लेके क्यों जा रहे हो, क्या करोगे, इधर जमा करो। प्रोटीन इतना कम क्यों लेके जा रहे हो, इतने से कैसे काम चलेगा, ये थोड़ा और ले लो। तो जो चीजें एक्स्ट्रा है उसको रोकना, जो चीजें कम है उसको टॉप अप करना, ये काम ब्रॉडली लिवर करता है। तो ये प्रोसेस में जब उसके पास कोई अतरंगी चीज आ जाती है जो हमारे शरीर का हिस्सा ही नहीं है, जो हमारे शरीर को चाहिए कि नहीं चाहिए उनको पता है, उनको सिखाया ही नहीं गया, तो जब उनको सिखाया ही नहीं गया तो वो कंफ्यूज, फिर वहां पे लिवर के प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आएगी। और अगर उसने आगे जाने दिया,
लीवर को भी समझ में नहीं आया तो जाने दो, तो जाने दिया। वो हमारे शरीर के किसी भी अंग को, किसी भी सेल को, किसी भी टिश्यू को चाहिए ही नहीं, तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो खून में ही रहेगा। जाएगा किडनी में फिल्टर होने के लिए, किडनी भी उसको फिल्टर करने के लिए नहीं बनी है, तो किडनी के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। यानी अगर आपके शरीर में अनवांटेड चीजें जा रही हैं, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ही नहीं, स्किटरी सिस्टम को, फिल्ट्रेशन सिस्टम को, प्योरिफिकेशन सिस्टम को, हर चीज को अफेक्ट करेंगी। तो इसीलिए आपके खाने में क्या क्या मिलाया गया है, इन चीजों के प्रति बहुत सजग रहिए। बाहर से प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड पे डिपेंडेंसी जितना हो सके कम कीजिए। हमेशा ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी की चीजें, जैसे मसाले, अभी आपने सुना होगा एमडीएच इतना बड़ा नाम है, और सिंगापुर पता नहीं कौन कौन सी कंट्री में उसके 2-3 मसाले बैन कर लिए, क्योंकि उसमें कीटनाशक जैसी चीजें टेस्ट बढ़ाने के लिए मिला दी गई। अब उसमें क्या सच क्या झूठ उसमें नहीं पड़ते, लेकिन आपकी जिंदगी तो जाएगी अगर इसमें सच हुआ तो आप जो चीज खाने के लिए ले रहे हैं उसमें क्या क्या मिलाया गया है उसका भी ध्यान, बिल्कुल ध्यान रखिए। तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सफल रख सकते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलोन। तो खाने का तरीका, खाने को अच्छे से, आराम से, खुश होकर के, अच्छे मूड में खाना है। खाने के समय में आपके जो बैठने का पोस्चर, पोजीशन है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। रिलैक्स होकर के बैठ करके कैसे भी करके खा रहे हैं वो नहीं चलता, लेट के खा रहे हैं ये नहीं चलता, खड़े होकर के नहीं खाना चाहिए। उसके बाद खाना खाने के बाद दूसरे खाने में क्या गैप होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपने पहले खाने में क्या खाया। प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में कम टाइम लगता है। आपने फ्रूट्स खाया जिसमें वाटर बेस्ड चीजें ज्यादा है, उसको डाइजेस्ट होने में कम काम टाइम लगता है। वहीं अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है ज्यादा खाने में, तो उसको डाइजेस्ट होने में लंबा टाइम। अब कार्बोहाइड्रेट किस किस चीजों में, वो सब भी अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो सेशन खामखा में बहुत लंबा होगा, तो मैं उस चीज के पीछे नहीं जाऊंगा। तो उसको डाइजेस्ट होने में लंबा समय लगता है। जैसे आपने रोटी खाई, चावल खाया, इन सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो तुरंत बाद दोबारा मत खाइए। कार्बोहाइड्रेट को स्टमक से क्लीन होने में 5-6 घंटे का टाइम लगता है। अब सोचिए कि सुबह आपने 8 बजे नाश्ता किया और 12 बजे ही लंच कर लिया, तो कार्बोहाइड्रेट पूरा साफ हुआ नहीं आपके स्टमक से, आपने नया लेयर डाल दिया उस पर लंच का। 5 घंटे के गैप के अंदर अगर डाल दिया, 5 घंटे कम से कम लगता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होकर के पूरी तरह से स्टमक को खाली करने। आपने स्टमक को ओवरलोड कर दिया। स्टमक को ओवरलोड कर दिया तो जो पच करके बाहर निकलना बाकी था, उसको छोड़ करके जो नया खाना है उसको पचाने पे लग जाएगा स्टमक। या फिर अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, तो हमारे ऑर्गेन्स की पचाने की कैपेसिटी है, तो खाना मॉडरेट खाइए। जब आपको लगने लगे कि मैं 2-3 चम्मच चावल और खा सकता हूं, एक रोटी और खा सकता हूं, तभी खाना रोक दीजिए। क्योंकि हम खास तौर पे इंडियंस की मैं बात करूंगा, हम अपनी जरूरत से 3 गुना तक ज्यादा खाते हैं। मतलब हमें जरूरत है 100 ग्राम की, हम 400 ग्राम खाते हैं। हमारे शरीर को इतनी जरूरत नहीं होती, क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं, जितना हम खाते हैं। तो इसलिए हमेशा अगर आपको लग रहा है कि मैं 2 चम्मच 4 चम्मच और खा सकता हूं, तभी रोक दीजिए। कभी भी बच्चों को जबरदस्ती खाना मत ठूसिए। जब आपको लगता है कि एक रोटी की भूख और है, खाना रोक दीजिए। खाना खाते समय बहुत ज्यादा पानी मत पीजिए। खाना खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी मत पीजिए। कभी गला अटकने लगे या बहुत ज्यादा मन करे तो एक सिप पी लेना। मतलब पूरे खाने के प्रोसेस में 4-5 सिप पी लिए, ठीक है। नॉट मोर देन 50 ml, 100 ml। 100 ml से ज्यादा तो खाना खाने के आधे घंटे बाद आप पी सकते हो, क्योंकि खाना पचाने के लिए कुछ एसिड प्रोड्यूस होते हैं। उसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा पानी ढकेल दोगे अंदर, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, खाना ठीक से पचेगा।
अब ये सारी चीजों का ध्यान तो आप रखेंगे नहीं रखेंगे, कितना रख पाएंगे, या प्रैक्टिकली आज के लाइफ में कितना पॉसिबल है, ये मैं भी जानता हूं। मैं आपको भाषण तो दे रहा हूं कि रात को लेट से मत खाइए, लेकिन कई बार मेरे से ही लेट हो जाता है। आज तो चलो मैं घर पे ही था, तो जो मीटिंग से पहले मैंने 8 बजे डिनर कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है मैं बाहर होता हूँ, 9:15 9:30 तक घर पहुंचता हूँ, भागते भागते बैठ करके जूम मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, फ्री होते होते 11 बज जाता है, उसके बाद डिनर करना। क्यों? क्योंकि मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस के चक्कर में दिन में लंच भी नहीं किया होता, तो डिनर स्किप नहीं कर सकता, भूख के मारे जान निकल रही होती है। तो आई अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकली हर बार नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए मैंने ये वर्ड बार बार यूज किया कि एज फार एज पॉसिबल आप इन एक्सपेक्टेशंस को, इन डाइजेस्टिव क्वालिटीज को मीट करने की कोशिश कीजिए। अपना डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म ठीक रखिए, खाने का टाइमिंग फिक्स रखिए, ये सारी चीजें क्वालिटी की पे ध्यान दीजिए। एज फार एज पॉसिबल ताजा पका हुआ खाना खाइए। ये नहीं कि सब्जी एक बार बनाया और 3 दिन तक एक साथ खूब बहुत सारा बना के रख दिया और फ्रिज में रखा हुआ है, सेफ है, 3 दिन तक खाए जा रहे हैं, वो सेफ नहीं होता। क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो चुके होते हैं, जो आपके शरीर, उससे बहुत सारे ऐसे केमिकल बन चुके होते हैं जो आपके शरीर के लिए नहीं है। बदबू नहीं आया, स्वाद नहीं बिगड़ा, तो आप सोचते हैं वो सेफ है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सेफ नहीं होता। बदबू तो तब आएगा जब उसमें बैक्टीरिया पनपेगा। आपने उसे फ्रिज में रखा हुआ है, बैक्टीरिया कहां से पनपेगा? स्वाद कहां से खराब होगा? लेकिन केमिकल रिएक्शन तो उसमें होता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए। फिर भी अगर आपकी सेहत खराब होने लगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई भी किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू होने लगे, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बार जरूर एनालाइज। और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का यही मतलब नहीं है कि खूब आपको गैस बनती है, डकार आती है, या फार्टिंग होता है, या बहुत ज्यादा एसिड होती है, गले में जलन होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, या कब्ज होता है, पेट साफ ठीक से नहीं होता, तो इसी का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, खाना खाने का टाइम नहीं हुआ और बार बार भूख लग जाती है, तो भी आपको डाइजेस्टिव इश्यूज। खाना खाने का टाइम हो गया, भूख नहीं लग रही है, तो भी आपको डाइजेस्टिव इश्यूज। आप सुबह उठ करके टॉयलेट गए, फ्रेश हो गए, आपको लग रहा है कि अब नहीं करना है, लेकिन अगर दोबारा तिबारा जाना पड़े तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज है। कुछ लोगों को लगता है कि सुबह गए, फ्रेश हो गए, दोबारा नहीं जाना पड़ा, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। आप एक इमेजिन कीजिए कि अगर आप, ये खास तौर पे उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो 24 घंटे में एक ही बार लैट्रिन जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वो सोचते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन समझिए कि आप सुबह 7 बजे मान लो टॉयलेट गए, उसके बाद 8 बजे आपने नाश्ता किया। अब वो नाश्ते का जो बचा हुआ हिस्सा है, जो आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो आपके शरीर से 24 घंटे बाद, 23 घंटे बाद, अगले सुबह 7 बजे निकलेगा। उसी नाश्ते को एक दिन अपने किचन में उसी तरह प्लेट में सजा हुआ छोड़ दीजिए, और अगले दिन सुबह 7 बजे देखिए उसका क्या हाल हो जाता। उसमें बदबू आ जाएगी, वो सड़ जाएगा। यानी अगर आपने जो खाना सुबह खाया वो शाम को नहीं निकाला, तो वो आपके शरीर में रात भर सड़ेगा, कल सुबह तक सड़ेगा। और जब वो सड़ेगा तो तरह तरह के गैस और केमिकल बनाएगा जो आपके शरीर के लिए सुटेबल नहीं। तो सुबह शाम 2 बार शौच क्रिया का, जो अपने शरीर की सफाई का आदत डालिए। बॉवेल मूवमेंट होना चाहिए सुबह शाम 2 बार। वो हेल्दी गट की पहचान है, गट हेल्थ की पहचान है। नहीं तो आप कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेटेड। ज्यादातर लोगों को आप अगर एक्यू लाइफ से चेक करेंगे, कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट आएगा। पूछेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन, नहीं नहीं कॉन्स्टिपेशन, मैं तो सुबह फ्रेश हो लेता हूँ। एकदम सीना तान के बोलेंगे, नहीं नहीं मैं तो सुबह फ्रेश हो लेता हूँ। उसके बाद नाश्ता करते हो, हाँ, और उसको 24 घंटे तक पेट में ही रखते हो, तब उनको समझ में आता, हाँ यार बात तो सही है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। अगर फिर भी समस्या हो, ये सब एनालाइज करने के बाद भी डाइजेस्टिव इश्यूज हो गए, तो उसको कैसे डील करना है? तो सबसे पहला, डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक करने, डाइजेशन में प्रॉब्लम क्या क्या होती है,
एक तो डाइजेस्टिव इन्फेक्शंस की, और एक ऑर्गन के फंक्शनैलिटी में कमी की वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज। लेकिन डाइजेस्टिव इश्यूज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते। तब इन चीजों को समझेंगे कि कैसे। सब सफाई की वजह से, अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा, पेट साफ नहीं होने का मतलब लोग कॉन्स्टिपेशन से लगाते हैं। कॉन्स्टिपेशन और पेट साफ नहीं होना दो अलग अलग चीज। पेट मतलब स्टमक, स्टमक साफ नहीं होने का मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं। स्टमक साफ होने का मतलब है कि जो डाइजेशन के लिए जब खाना स्टमक में गया और उसको पूरी तरह से वहां से प्रोसेस हो करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, वो पूरा नहीं जा रहा है, या टाइमली नहीं जा रहा है, या वो पूरा ठीक से वहां पे प्रोसेसिंग नहीं हो। तो ऐसे में आपको अपने खाने में फाइबर के बढ़ाने की जरूरत है, या आप टीएनस का हाई फाइबर एक बार लेना शुरू कर सकते हैं नाश्ते या लंच के बाद, जो आपका हेवी मील है उसके साथ। क्योंकि खाने में फाइबर मिलेगा, ये पूरी तरह से सॉल्युबल फाइबर है, पानी में घुल जाता है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। आप किसी चीज में मिला करके भी ले सकते हैं, लेकिन गर्म पानी के साथ या गर्म खाने के साथ मत मिलाइए इसको, नॉर्मल टेम्परेचर के साथ। तो नॉर्मल पानी में मिला करके ले सकते हैं। तो जब आप फाइबर, जब आपको पेट साफ होने की या अपर डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, डकार, खट्टी डकार, जीआरडी टाइप प्रॉब्लम, तो आप फाइबर लीजिए। फाइबर आपको दूसरी तरह से, जो आपके गट के, जो आपके बॉवल मूवमेंट के इशू की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन, बॉवल मूवमेंट, जो आपका जो डिसेंडिंग कोलोन होता है ना, वो केचुए की तरह सिकुड़ता है, फैलता है, और दैट इज हाउ वो लैट्रिन नीचे मूव करता है उसमें। तो फाइबर लेने से आपको दो तरह के फायदे होते हैं, कि एक तो वो खाने में घुल जाता है, और फाइबर इनसॉल्युबल, सॉल्युबल तो है लेकिन इनडाइजेस्टिबल होता है, वो फाइबर पचता नहीं है, बॉडी फाइबर को नहीं पचा सकती। तो जब वो हमारे खाने में, और सॉल्युबल फाइबर का क्या फायदा, वो हमारे खाने में घुल मिल जाता है। अब खाने में घुल मिल गया, और खाने में ऐसी चीज मिली हुई है जिसको बॉडी पचा ही नहीं पाएगी, तो वो खाने को उस मिले हुए जो खाने के साथ ही वो मिला हुआ है, तो उसको ज्यादा पचाने की कोशिश करेगी। तो आपका खाना पूरी तरह से पच जाएगा, डाइजेशन थोड़ा सा डिले होगा स्टमक में। तो स्टमक में जो बचा हुआ खाना है वो पूरी तरह से पच के स्टमक पूरा खाली, और फूड की प्रोसेसिंग ठीक से होगी, यानी उससे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद वो फाइबर तो पचना नहीं है, वो तो बाहर निकलना ही है। तो वो आपके स्टूल के वॉल्यूम को बढ़ाएगा, लैक्सेटिव इफेक्ट को बढ़ाएगा, और वो आसानी से कोलोन से पास होगा। लेकिन उससे पहले उसको कोलोन में एक और प्रोसेस से गुजरना। वो प्रोसेस है, उसमें उसमें वाटर और सॉलिड का बैलेंस। उसके लिए हमारे स्टमक में, हमारे गट में गुड बैक्टीरिया, जिसको बाइफिडो बैक्टीरिया या बिफिडो बैक्टीरिया बोलते हैं, वो बैक्टीरिया का काम क्या है, वो खाने को और महीन पीसते हैं, और महीन पीसते हैं। लेकिन जो हम खाते हैं वो नहीं खा सकते। अब अगर उस बैक्टीरिया को, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें तो बैक्टीरिया का खाना है नहीं, ह्यूमन फूड वो नहीं खा सकते, क्योंकि ह्यूमन फूड अगर बैक्टीरिया खा लेगा तो आपके शरीर को क्या मिलेगा, और हमारे इंटेस्टाइन में ही होता है वो। तो इंटेस्टाइन में जो आपका फूड गया, वही फूड अगर बैक्टीरिया खाना शुरू कर दे तो आपको क्या मिलेगा। इसलिए ह्यूमन फूड वो नहीं खा सकता। तो वो जिएगा कैसे बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया भी तो सेल है, उसको भी जीने के लिए फूड चाहिए। तो बैक्टीरिया का जो वो है फूड है, वो है फ्रुक्टो ओलिगोसैकराइड। ये एक तरह का शुगर है, जो पौधों में, इसमें पत्तियों में से जो दूध जैसा निकलता है, उन सब चीजों से, फूलों में से जो निकलता है, उसमें पाया जाता है। तो अगर आपको गट हेल्थ की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपका स्टूल ज्यादा हार्ड होता है, सूखा सूखा सा स्टूल निकलता है, या आपको फाटिंग बहुत ज्यादा होती है, बदबूदार हवा पास करते हैं आप, तो ये सारे केसेस में आपको एड्रेस करने की जरूरत है अपने गट हेल्थ। तो उस केस में सबसे पहले सफाई, मैंने कहा ना, सबसे पहले सफाई। तो आपको लेना है क्या, एफओएस पाउडर। अब आते हैं तीसरा स्टेज, एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम। अब आपको मैं एक बहुत ही मजेदार एब्जॉर्प्शन की बात बताता हूं। अब जैसे कैल्शियम है मान लीजिए,
आपने कैल्शियम की टैबलेट खा ली, फूड ऐसा ले लिया जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है, दूध पी लिया, तो दूध जाकर के आपकी हड्डियों में नहीं चिपकने वाला, वो पचेगा, कैल्शियम जाएगा, उसके बाद ब्लड में मिक्स होगा, ब्लड में मिक्स होने के बाद वो ब्लड के थ्रू हड्डियों तक पहुंचेगा, उसके बाद हड्डियां एब्जॉर्ब करेगी उसको। तो कैल्शियम ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके उसके लिए जरूरी है विटामिन डी। जो चिपकेगा ना रेड ब्लड सेल में, कैल्शियम को कैरी करके ले जाएंगे, कैल्शियम उठाएंगे, पिक करेंगे, उसके लिए विटामिन डी जरूरी। और विटामिन डी हमें नेचर से जिस सोर्स में मिलता है उस सोर्स में वो ये काम नहीं कर सकता, उसको थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। वो एक्टिवेट करने का काम करता है एक खास तरह का एंजाइम जो किडनी में बनता है। यानी किडनी विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा, तभी विटामिन डी कैल्शियम को ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने देगा। अब वो जो खास तरह का एंजाइम जो किडनी बनाएगा जिसकी वजह से विटामिन डी एक्टिवेट होगा, उसके लिए जरूरी है जिंक। अगर जिंक नहीं होगा तो किडनी विटामिन डी को एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगी। अब चलिए, आपने जिंक भी ले लिया, कैल्शियम भी ले लिया, विटामिन डी भी ले लिया, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो गया, ब्लड खून लेकर के हड्डी तक पहुंच गया, अब हड्डियां उसको एब्जॉर्ब करे, उसके लिए विटामिन डी3 के अलावा विटामिन बी12 बी और बी2 भी चाहिए। वो अगर उसके बाद विटामिन के2 भी चाहिए। वो अगर नहीं चाहिए, नहीं है, तो खून लेकर के जा तो रहा है लेकिन हड्डियां उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी, तो आपका पर्पस तो फिर भी डिफीट हो गया, हड्डियां तो मजबूत नहीं हुई। तो सोचिए, सिर्फ आपकी हड्डियां मजबूत हो उसके लिए कैल्शियम जरूरी नहीं है। कैल्शियम भी लेना होगा, जिंक भी लेना होगा, विटामिन डी भी लेना होगा, विटामिन बी12 भी लेना होगा, विटामिन के2 भी लेना होगा। और ये सारी की सारी चीजें आप ले रहे हैं और वो पच ही नहीं रहा है, ब्लड स्ट्रीम में जा ही नहीं रहा है, किडनी को जिंक नहीं पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स रूप में जा रही हैं और ब्रेक डाउन नहीं हो रही। तो ब्रेक डाउन करने के लिए क्या? तो वहां पे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और आपके शरीर में जो गुड बैक्टीरिया है आपके इंटेस्टाइन में वो कम हो गया है, वो कमजोर हो गया है। वो थोड़ा सा काम करता है, मेन न्यूट्रिशन जो आप ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उसी को पचाने में, उसी को तोड़ने में उसे हाफ जाता है, बेचारा थक के बैठ जाता है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइटो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं जिसको हमारे शरीर की को जरूरत बहुत कम है, उसको तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, उसको तो वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। या एसिडिटी ज्यादा है तो जो कम, बहुत कम मात्रा में जो चीजें आप ले रहे हैं, जो माइक्रोग्राम्स में ले रहे हैं, वो चीजें तो जल जा रही है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है। तो इन सब चीजों में, डाइजेस्टिव इश्यू में, जहां पे आप देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन का इश्यू हो रहा है, तो वहां पे आपको एफओएस के साथ साथ जिंक भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि एंजाइम्स बनाने के लिए हमारे शरीर में 100 से ज्यादा तरह के एंजाइम्स बनाने में जिंक का रोल है। अब ये सारी चीजें हो गई, आपने खाना तो खा लिया, आप चंडीगढ़ गए घूमने के लिए, वहां से मोहाली चले गए सुखेजा जी के पास, और वहां पे उन्होंने आपको 1 किलो रसगुल्ला खिला दिया। अब सुखीजा साहब खिलाने पिलाने में बहुत मास्टर आदमी है, मैं गया नहीं हूं लेकिन सुना है मैंने। तो आप वहां चले गए, उन्होंने आपको खिला दिया, आपने खा तो लिया, आपने शुगर ज्यादा ले लिया, ग्लूकोज का इंटेक ज्यादा कर लिया। अब लिवर का काम है कि जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको ब्लड स्ट्रीम में जाने ना दे। जाने देगा तो बांटने के बावजूद भी एक्स्ट्रा बचा रहेगा ब्लड में, तो चेक करने के बाद शुगर बढ़ा हुआ आएगा, HbA1c बढ़ जाएगा, आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो ये काम लिवर को करना है, तो इसके लिए लिवर को हेल्दी होना चाहिए। लिवर की हेल्थ खराब कैसे होती है? एज ए ऑर्गेन खराब होने के अलावा एक दूसरा तरीका भी है जिससे लिवर की हेल्थ खराब होती है। जब आप लिवर को अनवांटेड चीजें स्टोर करने का वजन बढ़ा देते हैं, आपका एक स्टोर रूम है, हर किसी के घर में स्टोर रूम होता है, दुकान में स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम में अगर आपने उसके कैपेसिटी के हिसाब से चीजें रखी है, तो जब भी आप जाकर के कोई भी चीज ढूंढेंगे वो मिल जाएगी आसानी से। लेकिन स्टोर रूम में अगर आपने कैपेसिटी से ज्यादा चीजें भर दी, तो कई बार ऐसा भी होगा कि जो चीज आपके पास है वो भी टाइम पे नहीं मिलेगी। ऐसा होता है या नहीं होता है?
वक्त पे आपको वो चीज मिलेगी नहीं, टाइम से आप ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर आपने स्टोर में, तो लिवर में अगर आपने कैपेसिटी से ज्यादा फैट भर दिया, कैपेसिटी से ज्यादा ग्लूकोज जमा कर दिया, कैपेसिटी मतलब उसको ओवरलोड कर दिया, तो जब कोई चीज की कमी होगी लिवर उसको दे नहीं पाएगा, और एक्स्ट्रा कोई चीज आएगी उसके बाद तो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है, लिवर की भी साफ सफाई टाइम पे होते रहना जरूरी है। तो लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन सबसे अच्छी तरह से करता है ओपीसी प्लस। ओपीसी प्लस कैप्सूल जो है आपके पास, वो लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन सबसे अच्छी तरह से करता है। तो आपको ये समझना कैसे है कि ओपीसी प्लस की जरूरत है या एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। ओपीसी प्लस के साथ अगर आप टीपॉली को ऐड करेंगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जब आप किसी के ब्लड रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और उसमें आपको बहुत सारी चीजें एडजस्टमेंट का इश्यू दिखता है, तो आप समझ जाइए कि लिवर की प्रॉब्लम। एलएफटी की रिपोर्ट देखते हैं तो आप समझ जाइए लिवर का। किसी को अगर खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, कुछ लोगों को एसिडिटी हमेशा रहती है, कुछ लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, कुछ लोगों को प्रोटीन या मल्टीविटामिन लेते ही पेट में दर्द या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कंडीशन में समझ जाइए कि लिवर के इश्यूज हैं। या लिवर का पोजिशनिंग कहां पे है, यहां पे, अगर आपको देखें यहां पे जहां पे रिबकेज खत्म होता है वहां पे राइट साइड में, वहां पे खाना खाने के थोड़ी देर बाद भारीपन या दर्द महसूस होता है। खाना खाने के बाद ऐसे ब्लोटेड जैसा या सांस ठीक से नहीं आ रही, इस तरह का फीलिंग आती। तो ये सारे कंडीशंस में आपको लिवर को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, जिसके लिए आप ओपीसी, चिटोसन और टिपोली को इस्तेमाल कर सकते हैं। चिटोसन का और भी बहुत सारे रोल है, मैं उस पर आऊंगा। ठीक है। अगर फैटी लिवर है किसी को, लिवर में फैट बढ़ाओ, लिवर में फैट एक्स्ट्रा जमा हो गया, लिवर जो सेल बना हो, तो लिवर में मोस्टली जो लिवर के जो मसल्स हैं, मसल्स का बना हुआ है, और उसमें ज्यादा प्रोटीन है। फैट भी होता है लेकिन बहुत कम। लेकिन जब फैट के सेल्स बढ़ने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, लिवर के साइज को बढ़ा देते हैं। साइज को सिर्फ नहीं बढ़ाते हैं, उस मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो लिवर का फंक्शन अफेक्ट होता है। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी फैट से बढ़ जाती है, तो बहुत सारी चीजें वो स्टोर नहीं कर पाता है। तो जब आपको फैटी लिवर हो गया तो शुगर साथ में फ्री गिफ्ट में आएगा। कोलेस्ट्रॉल जमा होना बंद हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो अगर फैटी लिवर है तो आपको सबसे पहले ओमेगा और कोलेरस स्टार्ट करना चाहिए। और अगर फैटी लिवर ग्रेड 2 है तो आप उसमें चिटोसन भी ऐड कीजिए। फैटी लिवर को कम करने के लिए या फैटी लिवर से बचने के लिए फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज बहुत अच्छा हथियार है। अगर वो कोई इंसान नहीं कर सकता, उम्र की वजह से, टाइम की वजह से, आलस की वजह से, जो भी वजह हो, तो आप उसको बीसीएम करवा सकते हैं। फैटी लिवर के केस में बीसीएम का जो हम सोने के लिए सेटिंग बनाते हैं और उसके ऊपर 2 इंच मोटा मोटा गद्दा डाल करके पेट का हिस्सा बीसीएम के ऊपर रख करके थेरेपी लेने से फैटी लिवर में बहुत जल्दी फायदा होता है। लेकिन सप्लीमेंट में ओमेगा जरूर दें। अब उसके बाद प्रॉब्लम आती है लोगों को कॉन्स्टिपेशन की, सीवियर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के 3 लेवल होते हैं। एक ऐसा कॉन्स्टिपेशन जिसमें आपको एक्यूलाइफ इंडिकेट कर रहा है कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन बंदा कॉन्स्टिपेशन नहीं फील कर रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन का जब भी किसी को आता है इशू, तो सबसे पहले उसका वाटर इनटेक चेक करें। डाइजेशन में जैसा कि मैंने कहा कि शरीर की सफाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और शरीर की सफाई के लिए वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सफिशियंट इनटेक। अब वाटर इनटेक का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो एडल्ट्स के लिए पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका है हर घंटे 1 गिलास पानी, यानी 200 ml। वो भी 200 ml आप एक साथ नहीं पीना चाहते, 1 गिलास पानी को भी आप 2-3 बार में 1 घंटे के अंदर में पीना चाहते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली लोग गूगल करते हैं कि एक एडल्ट को कितना पानी पीना चाहिए, उनको आता है कि हाँ 3-3.5 लीटर के आसपास पीना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अच्छा हाँ डॉक्टर ने बोला या गूगल पे पढ़ा,
तो सुबह उठकर सुबह बैठते हैं और बोतल उठाते हैं और धीरे धीरे करके एक बोतल पानी खत्म कर देते हैं और खुश होते हैं कि मैंने एक बोतल पी लिया। फिर दोपहर में एक बोतल खत्म कर लेते हैं, फिर शाम को एक बोतल खत्म कर लेते हैं, हो गया कोटा पूरा। तो बेसिकली आपको कोटा पूरा करने की जरूरत नहीं। अगर आपने 1 घंटे में 200 ml से ज्यादा पानी लिया, 200-250 ml से ज्यादा पानी लिया भी, तो वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो सीधा सीधा आपके ब्लैडर में पहुंच जाएगा। तो आपको बार बार टॉयलेट भागना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो इसीलिए पानी भी कैसे पीना उसका तरीका है। तो आप सफिशिएंट वाटर लेंगे तो आपकी किडनी की, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की अच्छे से सफाई होती रहेगी। तो कॉन्स्टिपेशन जब, क्योंकि स्टूल हार्ड नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन होने का या फिर बॉबल मूवमेंट के दौरान आसानी से वो नीचे स्लाइड करेगा, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। हाउएवर, तो जब कॉन्स्टिपेशन हो तो सबसे पहले वाटर इनटेक चेक कीजिए। कॉन्स्टिपेशन में कई बारी प्राइमरी लेवल के कॉन्स्टिपेशन में लोगों को केवल बीसीएम की थेरेपी, सुबह उठे ल्यूक वार्म वाटर पिया, बीसीएम की थेरेपी ली, कॉन्स्टिपेशन गॉन, कॉन्स्टिपेशन ठीक होना शुरू हो जाता। अगर फिर भी कॉन्स्टिपेशन है और ठीक नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस आपको ये देखना है कि कॉन्स्टिपेशन किस तरह का है। कॉन्स्टिपेशन में नॉर्मली लोग, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बड़ी कॉमन होती जा रही है। कॉन्स्टिपेशन में नॉर्मली लोग दो तरह की समस्याएं फील करते हैं। एक तो जो टॉयलेट जाते हैं, बहुत देर तक बैठने के बाद, बहुत जोर लगाने के बाद उनको लेटरिन आती है और वो फिट हो जाता है। तो ऐसे लोग कुछ गोली या कुछ चूरन लेना शुरू कर देते हैं, वो लैक्सेटिव इफेक्ट बढ़ाता है और उसको स्टूल सॉफ्टनर बोलते हैं। स्टूल सॉफ्ट कर देता है तो उनको जोर नहीं लगाना पड़ता। और ये जो जोर लगाने वाला कॉन्स्टिपेशन है वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसी से पाइल्स के ट्रिगर होने का चांस है। ठीक है। तो एक तो ये कॉन्स्टिपेशन होगा। एक कॉन्स्टिपेशन होता है जिसमें बंदा जाता है, उसको थोड़ा सा लेटरिन आसानी से हो जाता है, वो निकल जाता है, फिर उसको घंटे बर्बाद जाना पड़ेगा, फिर उसको 2 घंटे, जब भी खाना खाएगा तुरंत वो लेटरिन भागेगा, दिन भर में 5-6 बार वो जाएगा। तो ये बेसिकली बॉवेल मूवमेंट की प्रॉब्लम। तो उसमें आपको क्या करना है, जो बॉवेल मूवमेंट की जिसमें प्रॉब्लम है उसमें आप एफओएस देंगे तो ज्यादा फायदा नहीं। लेकिन जहां पे स्टूल सॉफ्टनिंग की जरूरत है वहां पे वाटर इनटेक बढ़ा करके बीसीएम कराइए और एफओएस दीजिए तो फायदा। लेकिन जहां पे बॉवेल मूवमेंट का इश्यू है वहां पे बीसीएम पे बिठा के थेरेपी देने और लार्ज इंटेस्टाइन और डिसेंडिंग कोलोन के पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी देने से इमीडिएटली फायदा स्टार्ट। साथ में आप उसमें हाई फाइबर ऐड कर सकते। कई बार दोनों तरह की प्रॉब्लम साथ में होती है, उनकी जिंदगी चूरन चटनी पे टिकी होती। तो ऐसे केसेस में आप बीसीएम एक्यूलाइफ के साथ साथ एफओएस और हाई फाइबर दोनों। अब उसके बाद हम आते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको उबकाई, खट्टी डकार, जलन, कंठदाह, छाती में जलन, गैस बनना, ऐसे चेस्ट पेन होना, ये सब प्रॉब्लम होती। तो ऐसे कैसे वो बोलते हैं कि गैस बनता है, एसिड बनता है, लेकिन हमारे पास अब उसका एक रामबाण उपाय आ गया। जिन लोगों को भी ये जीईआरडी से रिलेटेड इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, उनको आधा चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल पिला दीजिए, रॉ, कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं, चम्मच, आधा चम्मच लीजिए और पिला दीजिए। पहले दिन से रिलीफ मिलना शुरू। बट वर्जिन कोकोनट ऑयल उसको परमानेंटली क्योर नहीं कर सकता। परमानेंटली अगर उसको क्योर करना है तो आपको स्टमक और लिवर की बैलेंसिंग चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप इसमें उसको स्टैंडिंग पोजीशन में बीसीएम या लिवर और एक्यूलाइफ के पॉइंट पे थेरेपी देना स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ में चिटोशन, जिंक और एफओएस पाउडर, ये तीनों चीजें देना स्टार्ट कर सकते। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप टिपोली और हाई फाइबर भी ऐड कर सकते, नहीं तो चिटोसन, जिंक और एफओएस पाउडर से काम चल जाएगा। वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, लेकिन इमीडिएट रिलीफ भी तो चाहिए। तो उसके लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत अच्छी चीज। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन के केस में, जिसको बहुत हार्ड स्टूल, टाइट स्टूल है,
उस केस में वर्जिन कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच दीजिए, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद। उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम्स वाले जिनको खाना खाते ही तुरंत लेटरिन जाना पड़ता है, उनके इंटेस्टाइन और स्टमक के पॉइंट को बैलेंस कीजिए एक्यूलाइफ से, और उनको जिंक, ओमेगा और हाई फाइबर दीजिए। जिंक, ओमेगा और हाई फाइबर, उनकी ये समस्या सॉल्व होगी। जिन लोगों को गैस बहुत बनता है, फार्टिंग बहुत ज्यादा, गैस पास पीछे से बहुत ज्यादा होता है, फार्टिंग बहुत ज्यादा होता है, उनके केस में बीसीएम 5 मिनट सिटिंग पोजीशन में और 10 मिनट खड़ा करके बीसीएम उनको रेगुलरली कराइए। एक्यूलाइफ की थेरेपी अगर अवेलेबल हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बिना एक्यूलाइफ के भी काम चलेगा। बीसीएम इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा उनको आपको देना है हाई फाइबर, ओपीसी और चिटोसन। ये मेरा सेशन अभी करने का एक रीजन ये भी है कि बहुत लंबे इंतजार के बाद हमारा चिटोसन वापस आ रहा है। इसके अलावा जिन लोगों को अल्सर्स हो जाते हैं, पेट में अल्सर्स है, पेप्टिक अल्सर्स या कोलोन में अल्सर जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, इसके बाद इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाते हैं, स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं। अल्सर्स का मतलब क्या है? एसिड बहुत ज्यादा बना और वो एसिड ने किसी भी ऑर्गन के इनर वॉल को डैमेज करना, जलाना शुरू कर दिया, छाले पड़ गए। जैसे होता है ना, कोई गर्म तेल या गर्म एसिड अगर आपके बाहर बॉडी पे, हाथ पे, पैर पे गिर जाए तो छाले पड़ जाएंगे ना। वैसे ही छाले जब शरीर में अंदर हो जाते हैं एसिड की वजह से। तो अल्सर का बेसिक रीजन क्या है? एसिडिटी। तो एसिडिटी का ट्रीटमेंट तो करना ही है, लेकिन पहले अल्सर को भी रिपेयर करना है। तो अल्सर रिपेयर होगा दो चीजों से, वर्जिन कोकोनट ऑयल से इमीडिएट रिलीफ मिलना शुरू होगा, और चिटोसन उसको रिपेयर कर, जो अल्सर की वजह से जो घाव हो गया है उसको रिपेयर करना शुरू। चिटोसन क्या है? एसिड सॉल्युबल है, एसिड में घुल करके, और वो एक लेयर फॉर्म कर देता है। और फर्दर उस घाव पे अल्सर खत्म क्यों नहीं होता, और खासतौर पे एलोपैथी मेडिसिन उसमें क्यों फेल होती है? क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन को पचाने के लिए फिर से एसिड फॉर्म हुआ। आप जिस चीज को रिपेयर करने के लिए दवा दे रहे हो, उस दवा को खाने के बाद एसिड फॉर्म हो रहा है, और वही एसिड उस घाव को जिसको आपने थोड़ा रिपेयर किया फिर से बढ़ा दे रहा है। तो चिटोसन बेसिकली उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है जो उसको फर्दर डैमेज को इमीडिएटली रोक देता है। और वर्जिन कोकोनट ऑयल का इंटेक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। जितने भी लोग ये देख रहे हैं या आपके पहचान में भी जितने भी लोग हैं, उन सबको सजेस्ट कीजिए कि आजकल एक नॉर्मल ट्रेंड बना हुआ है एंटासिड लेने का। रेंटैक, पेंटॉप और ओमेज, तरह तरह के एंटासिड टैबलेट्स हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, एक जनरल फिजिशियन के पास जाओ, किसी भी सर्दी, जुकाम, बुखार, कमर दर्द, ये सब चीजों के लिए लोग जाते रहते हैं ना। तो आप देखेंगे कि पेन किलर लिखा उसने, मल्टीविटामिन लिखा, मल्टी मिनरल लिखा, इस तरह की कोई भी मेडिसिन लिखी तो एक एंटासिड जरूर लिखे। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटासिड बिकते हैं, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि उसने जो आपको मेडिसिन रेकमेंड की हैं वो लेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो आप बोलेंगे कि ये मेडिसिन तो डॉक्टर्स पहले भी लिखते थे, तो पहले तो पेंटॉप या रेंटैक या ये सब इस एंटासिड सबको नहीं लिखा जाता था, अब लिखा जाता है। और डॉक्टर भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती में वो पैसा बनाने के लिए ही लिख रहा है। ऑल्दो इससे पैसा बहुत बनता है, डॉक्टर्स का सबसे ज्यादा कमीशन बनता है एंटासिड से, लेकिन वो उसकी मजबूरी भी है। क्योंकि जो अभी मैनकाइंड है ना, जो इंसान है, खास तौर पे शहरी या सेमी अर्बन, अर्ध शहरी इलाकों में रहने वाले लोग, ज्यादातर लोग एसिडिटी के शिकार। एसिडिटी का पहला कारण क्या है? इवन अगर आप प्रॉपरली चेक करें तो 14-15 साल के बच्चे भी एसिडिटी के शिकार है। उनकी एसिडिटी, उनके शरीर में जो एसिड प्रोडक्शन और उसकी वजह से होने वाला हार्म है ना, वो लिमिट तक पहुंचा हुआ है। ये दवाई थोड़ा सा भी बढ़ाएगी तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। पहले वो बहुत लोअर लेवल पे होती थी, बॉडी का पीएच बैलेंस मेंटेन रहता था, अब नहीं है।
क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादातर चीजें, हमारा खाना, हमारा पानी, सब कुछ एसिडिक बढ़ गया है, उसका पीएच लेवल डिस्टर्ब हुआ है। इसके अलावा हमारा एसिडिक फूड का इंटेक बढ़ गया है, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, खाने पे तरह तरह की चीजें खा लेते हैं, तली वली चीजें ज्यादा खाते हैं, डाइजेशन में जो चीजें मुश्किल है वो ज्यादा खाते हैं। इसके अलावा एसिडिटी बढ़ने का रीजन क्या है? तो मैं आपको फिर से ट्रेनिंग के शुरुआती हिस्से पे ले जाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं बैक टू बेसिक्स। कि अगर किसी बंदे को या किसी परिवार में या सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो सबसे पहले क्या बदलने की जरूरत है? जैसा कि अजय जी ने बताया था कि डाइजेशन शुरुआत, तो मैंने बताया डाइजेशन शुरुआत होता है सोच से, लेकिन फिजिकली अगर बात करें तो डाइजेशन की शुरुआत होती है हमारे मुंह से। मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, और स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा निकालते हैं। वो क्या है? बेसिकली एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किस तरह की हेल्प करते हैं तो समझिए। आप इमेजिन कीजिए उस खाने के बारे में जो आपका फेवरेट है, कुछ चटपटा, समोसा, कचौड़ी, गोलगप्पे, मुंह में पानी आ रहा है। और इमेजिन कीजिए लौकी का जूस, करेले का जूस, लौकी की खिचड़ी, आ रहा है मुंह में पानी? क्यों नहीं आ रहा? मुंह तो वही है, आप भी वही हैं। तो आप देखेंगे जब भी आप स्पाइसी, मसालेदार, जिसमें एसिडिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जो खाने के बाद, ऐसी चीजों की जब आप इमेजिनेशन करेंगे ना, मुंह में पानी आता है ज्यादा, मुंह में ज्यादा पानी आए। लेकिन जब आप बोरिंग, पचने में आसान चीजें, जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, जिसमें वाटर ज्यादा होता है, ऐसी चीजों को इमेजिन करेंगे, नमक कम होता है, जो चटपटी नहीं होती, ऐसी चीजों को इमेजिन करेंगे तो मुंह में पानी कम आएगा। क्यों? खाली स्वाद की वजह से नहीं। वो स्वाद तो इंडिकेटर है ब्रेन का, जो ब्रेन को ये बताता है कि उन स्लाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करो जो एसिड को न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज करने वाले एंजाइम बनाते हैं। तो ब्रेन सेंस करता, अरे वाह, अब ये प्रीति मैडम गोलगप्पे खाने वाली है, उसमें सल्फर वाला पानी लेगी, ऊपर से एक्स्ट्रा पानी लेकर के भी भैया को लास्ट में बोलेगी भैया थोड़ा पानी देना, तो एक्स्ट्रा पानी लेकर के भी पिएगी, इसकी एसिडिटी तो बढ़ेगी। तो पहले से मुंह में ऐसे एंजाइम्स बना दो जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सके। तो इसीलिए मुंह में वो एंजाइम्स बनते हैं और ज्यादा मात्रा। अब आते हैं इसी के दूसरे स्टेज पे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल से ऊपर है। आप इमेजिन कीजिए 15 साल, 10 साल, 20 साल पहले जितना पानी आपके मुंह में आता था, आज उतना पानी मुंह में आता है क्या उसी खाने के बारे में सुन के? आता है क्या? नहीं आता। आप सोचेंगे उस समय तो बच्चे थे, तो खाने का टेस्ट तो नहीं बदलता, खाना खाने में मजा तो उतना ही आता है, पानी उतना नहीं आता। क्योंकि आपके मुंह के अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो धीरे 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 इनएक्टिव हो गए। तो किसने इनएक्टिव किया? उसको इनएक्टिव करने का काम कर रहा है आपका टूथपेस्ट। आपका मतलब आप सब टीएन्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और आप ज्यादातर लोग टीएन्स का टूथपेस्ट इस्तेमाल करते होंगे, तो वो नहीं। लेकिन जो लोग टीएन्स का टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो एक काम करें, अपने टूथपेस्ट का एक छोटा सा हिस्सा लें, बहुत कम मात्रा में लें। मतलब जैसे बोरो प्लस या कोई क्रीम लगाते हैं ना, ऐसे उंगली में लगा के ऐसे, वैसे लें और इसको इस हथेली पे यहाँ पे रख करके, जैसे कोई क्रीम लगाते हैं ना, कोई मॉइस्चराइजर या कोई ब्यूटी क्रीम लगाते हैं तो वो हम ऐसे स्किन पे रब करते हैं तो एब्जॉर्ब हो जाता है। वैसे उसको कोशिश कीजिए कि वो एब्जॉर्ब हो जाए। आप जिंदगी भर उसको एब्जॉर्ब कराने की कोशिश करते रहिए, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो आपके स्किन में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। क्यों नहीं एब्जॉर्ब होगा? क्योंकि वो आपके स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए फ्रेंडली नहीं है। आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो उसके लिए नहीं बना है। वो पेंट के जैसे, जैसे रबड़ वाला पेंट या बबलगम वगैरह होता है ना, वैसा लेयर बना देगा, सूख देगा, सूख जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, और उसको धोने में भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यही काम आप टीएन्स का टूथपेस्ट लेकर के कीजिए, वो आसानी से पूरी तरह 100% एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये फर्क क्यों है? ये फर्क से क्या फर्क पड़ता है आपकी सेहत? तो दो तरह से फर्क डालता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके टूथपेस्ट पे वार्निंग लिखी हुई आती है। इवन जो छोटे बच्चों के लिए जो जूनियर करके टूथपेस्ट आता है उस पर भी वार्निंग लिखी रहती है कि 6 साल से कम के बच्चे पी साइज यूज करें और एडल्ट के सुपरविजन में यूज करें। तो एडल्ट के सुपरविजन में, तो एडल्ट क्या ऐसे करके उसका मुंह फाड़ के खड़ा रहेगा क्या कि निगल ना जाए? आप उसके सिर पे सवार रहोगे ज्यादा से ज्यादा, जब वो ब्रश कर रहा है तो उसके सामने या पीछे खड़े रहोगे।
निगलना तो तभी निकल जाएगा, आप उसके मुंह में हलक में हाथ डाल करके खींच थोड़ी लोगे। और बच्चों को टूथपेस्ट का टेस्ट अच्छा लगता है, निगल ही लेते हैं। अनजाने में एडल्ट भी निगल लेते हैं। एडल्ट के साथ ये कम होता है, बच्चे जानबूझ के निगल लेते हैं तो ज्यादा निगलते हैं। अब वो उस टूथपेस्ट को निगल रहे हैं जो हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता, वो उनके इंटेस्टाइन में जाकर के चिपक जाएगा। तो बच्चों को जो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर इसी वजह से। तो एक ये रीजन हुआ। दूसरा, अगर आप उसको नहीं भी निगल रहे हैं तो मुंह में तो रख रहे हैं। आप देखेंगे कि आपने दूसरा टूथपेस्ट जो हाथ पे लगाया ना, वो आसानी से धुलेगा नहीं, रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा या गर्म पानी से धोना पड़ेगा। ब्रश करने के बाद गर्म पानी से तो कुल्ला नहीं करते, साबुन से तो नहीं धोते मुंह को। तो वो 100% निकलता नहीं है। तो वो धीरे 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 आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स को कवर करता जाता है और इनएक्टिव करता जाता है। और यही वजह है कि 8 से 10 साल में, 15 साल में वो स्लाइवरी ग्लैंड्स को इतना इनएक्टिव कर देता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि सबको एंटासिड लेना पड़ता है। लेकिन एंटासिड लेना सॉल्यूशन नहीं है। एंटासिड क्या करता है कि आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड के प्रोडक्शन को वो रेगुलेट नहीं करता। एसिडिटी होने का मतलब क्या है कि आपके शरीर में एसिड बन रहा है, एसिड तो बनना ही चाहिए। एसिड नहीं बनेगा तो डाइजेशन कैसे होगा, न्यूट्रिएंट्स घुलेंगे कैसे, एब्जॉर्ब कैसे होंगे। एसिड तो जरूरी है शरीर के लिए, एसिड बनना। एसिड जब जितना बनना चाहिए उससे ज्यादा बनने लगे तो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो एंटासिड अगर आपके शरीर में ज्यादा एसिड बन रहा है तो उसको कम नहीं करता। एसिड तो उतना ही बनेगा जितना बन रहा था, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे कि आपने चाय बनाई, उसमें गलती से चीनी ज्यादा डल गई, आपने उसमें थोड़ा दूध थोड़ा पानी मिला दिया, तो चीनी कम हो गया क्या? सोच के देखिए, चीनी कम हुआ कि मिठास कम हुई? केवल मिठास कम होगी, चीनी तो उतनी ही है। चीनी निकाली तो नहीं आप। तो एसिड तो उतना ही बनेगा, एंटासिड सिर्फ उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसा एसिड को जब न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है तो आपका डाइजेशन ही खराब हो जाता है। तो एंटासिड लेने का मतलब है आपका डाइजेशन खराब हो रहा है। तो एंटासिड ना लें, एसिडिटी को कंट्रोल करें, एसिडिटी को काबू करें। ज्यादा बन रहा है तो उसको कम करें, एसिड को न्यूट्रलाइज ना करें। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे कि एसिडिटी जो जिनके घरों में ज्यादा होती है, उसके घर में दूसरा ध्यान देने की वाली की क्या चीज है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप देखेंगे। तो एक तो मैंने आपको टूथपेस्ट की तरफ ध्यान दिलाया, जो नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है टूथपेस्ट एसिडिटी में। दूसरा, बर्तन धोने का लिक्विड या टिकिया हर घर में इस्तेमाल होती है, उस टिकिया की तरफ ध्यान दीजिए। उससे जब बर्तन धुलते हैं तो हाथ कितने हार्ड हो जाते हैं। उसमें ऐसा केमिकल है जो चिकनाई हटाने के लिए डाला गया है। वो केमिकल अगर ना हो तो चिकनाई नहीं जाएगी। और अगर बर्तनों में चिकनाई ना हो तो कोई टिकिया, कोई पाउडर, कोई केमिकल यूज, कोई लिक्विड यूज ही नहीं करेगा। फिर तो वो नॉर्मल पानी से ही धुल जाएगा। अगर मान लो कि आपने किसी प्लेट में केवल खीरा काट के सैलड खाया है या टमाटर काट के खाया है, तो क्या आपको उसको साबुन से धोने की जरूरत है? आप उसको नॉर्मल वाटर से, रनिंग वाटर से धो देंगे, वो साफ हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज उसमें चिपकी तो है नहीं। आपको यूटेंसिल्स तभी धोने पड़ते हैं ना जब उसमें चिकनाई हो। तो उसको चाहिए लिक्विड, चाहिए साबुन, चाहिए विम लिक्विड, अर्जुन लिक्विड और सहदेव लिक्विड, नकुल लिक्विड, वट एवर लिक्विड। तो जब आप उस लिक्विड से उसको धोते हैं तो आप सबसे पहले नोटिस करते हैं कि आपके हाथ बहुत ड्राई, रफ हो जाते हैं। यानी वो जो केमिकल है वो आपके स्किन के लिए फ्रेंडली नहीं है। और आपके बॉडी के हाथ बाहर का जो स्किन है, खासतौर पे जो हाथों का स्किन है ना, वो सबसे ज्यादा अब्यूज होता है। सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीजें हाथों के स्किन में लगती है, इसलिए हाथों का स्किन सबसे मजबूत होता है। तो जब वो हाथों के स्किन का ये हाल कर देगा, तो अगर गलती से वो आपके पेट के अंदर चला गया, जहां की स्किन बड़ी सॉफ्ट है, जहां के मसल्स, जहां का जो मांस है वो बहुत सॉफ्ट है, उसका क्या हाल करेगा? वो जाता है। कैसे जाता है? तो जब आप बर्तन धोते हैं तो आप उसको सूखने दीजिए, उसके बाद देखेंगे उस पर एक लेयर बनी, आप उंगली फिराएंगे तो लाइन खींचेगी। बहुत गहरी नहीं, लेकिन गौर से देखने से दिखेगी। आप कितनी बार भी खंगाल लो बर्तन को, फिर भी वो लाइन बनेगी। तो वो जो केमिकल होता है बेसिकली,
जो जिद्दी चिकनाई को हटाने के लिए डाला जाता है, वो केमिकल भी बड़ा जिद्दी होता है, जो चिकनाई तो हटा देता है, खुद चिपक जाता है। तो जब वो खुद चिपक जाता है, तो जब आप उसमें खाना खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाने के साथ घुल घुल के वो अंदर जाता रहता है। एक साथ इतना जाता नहीं कि तुरंत बीमार कर दे, इसलिए आप रियलाइज नहीं करते। लेकिन धीरे 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 शरीर में वो एब्जॉर्ब होने वाली चीज तो है नहीं, वो अंदर जमा होता जाता है। उससे भी आपका डाइजेशन, खासतौर से एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है, और अल्सरेशन होने का बहुत बड़ा रीजन। उसके अलावा एक और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है। 11 बज गए, हम नियरली 5 मिनट का सेशन रह गया है। क्वेश्चन आंसर अगर बच जाएगा तो आप मेरे यूट्यूब पे जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो आप उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या फेसबुक पे ये वीडियो लाइव है, आप उसके कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे उस पर, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग गया तो क्वेश्चन आंसर सेशन शायद हो ना पाए। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर क्या है, डाइजेशन के प्रोसेस के बाद एडजस्टमेंट के प्रोसेस के लिए लिवर में एक एंजाइम पैदा होता है जिसको बाइल बोलते हैं, पित्त। वो अपना काम करने के बाद गॉल ब्लैडर में जाकर के जमा होता है। गॉल ब्लैडर उसको, यानी पित्त की थैली, वो उसको स्टोर करता है, फिर उसको डाइजेशन प्रोसेस के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को भी देता है। तो जब पित्त का प्रोडक्शन ज्यादा हो या पित्त का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो, तो गॉल ब्लैडर में या तो वो पित्त जमने लगता है, स्टोर होने लगता है, या पित्त में अगर कुछ गंदगी है तो वो जमने लगती है और गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने लगता है। पहले वो स्लज जमा, कीचड़ जैसा जमा होता है, फिर वो हार्ड होकर के स्टोन बनने लगता है। और कहा जाता है कि कोई इनलेट आउटलेट तो है नहीं गॉल ब्लैडर में, इसलिए स्टोन निकल नहीं सकता। लेकिन गॉल ब्लैडर में एक चीज तो जाती और निकलती है ना, वो है पित्त, बाइल। तो अगर उस स्टोन को, ये एक मान्यता है कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो गया तो गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ेगा, गॉल ब्लैडर की पित्त की थैली ही निकालनी पड़ेगी, गल वो स्टोन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि स्टोन निकलेगा कैसे बाहर, स्टोन निकलने का रास्ता नहीं है। तो ये सच है, स्टोन निकलने का रास्ता नहीं है। जो बाइल डक्ट या सीबीडी वगैरह होता है ना, उसमें इतनी जगह नहीं होती कि स्टोन फॉर्म होने के बाद वो उधर से पास हो सके। उधर वो अटक जाएगा और सीवियर पेन होगा, फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। उसको निकालने का क्या तरीका है? उसको निकालने का तरीका है कि उस स्टोन के जो मेकिंग प्रोसेस है, कोई पत्थर तो खा नहीं लिया है किसी ने कि वो गॉल ब्लैडर में जाकर के जमा हो गया है। तो स्टोन का जो मेकिंग प्रोसेस है, कि जो गंदगी जाती है गॉल ब्लैडर में बाइल के साथ, वो जमती जाती है, हार्ड होती जाती है, स्टोन बनने लगता है, स्लज बनता है, फिर स्टोन बनने लगता है, बाइल भी जम जाता है। तो उस प्रोसेस को रिवर्स करना होता है। वो स्टोन पहले चूड़ा होगा, फिर वो बाइल के साथ मिक्स होकर के ही निकले। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है एक्यूलाइफ की, चिटोशन की, ओमेगा की और ओपीसी की, और साथ में एफओएस। यानी अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, इसमें 1% भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है। मैंने कई लोगों का ठीक किया है, और उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें हाँ, पेन का जो इश्यू है वो रातों रात सॉल्व नहीं होगा। पेन तो पूरे ट्रीटमेंट के प्रोसेस में धीरे धीरे कम होगा और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन जब गॉल ब्लैडर का स्टोन ही खत्म हो जाएगा तो वो पेन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ठीक होगा। उसके लिए आपको गॉल ब्लैडर के पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी देनी होगी। 3 पॉइंट है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर स्टोन और इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर, यानी गॉल ब्लैडर में सूजन। तो जब स्टोन की वजह से सूजन आने लगती है तो उसकी वजह से दर्द होता है, तो इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर के पॉइंट पे थेरेपी दे करके आप उसको कम कर सकते हैं। लेकिन थेरेपी आपको देनी होगी पेनक्रियाज के पॉइंट पे भी, क्योंकि कई एंजाइम, जो बाइल कैसा है, गाढ़ा है, पतला है, जम रहा है, नहीं जम रहा है, उसके लिए पेनक्रियाज भी जिम्मेदार है। तो पेनक्रियाज के पॉइंट को भी चेक करके थेरेपी देना होगा। गॉल ब्लैडर के पॉइंट्स के नीचे आप हाथ में देखेंगे क्यूलाइफ के नीचे लिवर के पॉइंट्स है, उस पर थेरेपी देना होगा। आपको एसिडिटी चेक करनी होगी, उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। गॉल ब्लैडर के स्टोन के पेशेंट को आप बीसीएम की थेरेपी भी दे सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, और साथ में चिटोशन, ओपीसी, ओमेगा और एफओएस। जिंक ऐड करें तो और भी ज्यादा फायदा होगा। तो ये सप्लीमेंट्स दें, गॉल ब्लैडर का स्टोन डेफिनेटली ठीक होगा। छोटे छोटे स्टोन ज्यादा हो तो स्टोन्स तो जल्दी कम होने लगते हैं, लेकिन पेन होने के चांसेस ज्यादा आते हैं, क्योंकि कभी कोई स्टोन निकल करके सड़क करके पहुंच गया सीबीडी में तो पेन जल्दी ट्रिगर हो जाता है। फिर ऐसे केस में हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं, बंदा भी छोड़ता है, यार बार बार ये पेन झेलने से अच्छा ऑपरेशन करा। लेकिन समझिए कि गॉल ब्लैडर अगर शरीर में फिट किया गया है
तो उसका एक पर्पस है। कुदरत ने ऐसे तो नहीं कि मन हुआ कि चल इसके शरीर में गॉल ब्लैडर लगा दो तो लगा दिया। हर ऑर्गेन, हर पुर्जे का एक पर्पस है, तो गॉल ब्लैडर का भी एक पर्पस है। अगर गॉल ब्लैडर निकाल दिया, बाइल स्टोर नहीं होगा, बाइल स्टोर नहीं होगा तो आपका फैट मेटाबॉलिज्म कभी ठीक नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपको जिंदगी भर रहेगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रहेगी, और एसिडिटी बढ़ेगी, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपको आर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, लिगामेंट्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इतनी सारी समस्याओं को आप इनवाइट करते हैं गॉल ब्लैडर निकलवा के। दर्द होता है, कई बार असहनीय दर्द होता है, और टीसीएम थेरेपी से रातों रात वो ठीक नहीं होगा, तो जब तक पूरा ठीक नहीं होगा तब तक हो सकता है आपको 2 4 5 एपिसोड दर्द के झेलने पड़े। तो चॉइस आपको करनी है कि 5 6 महीने के लिए दर्द को बर्दाश्त कर लेना। 5 6 महीने में ऐसा नहीं कि रोज दर्द होगा, या फिर निकलवा करके जिंदगी भर झेलना है। तो ये सब कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हैं जो कॉमनली हम फेस करते हैं। इसको ठीक करने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैंने बताया, लेकिन एक बात याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को, छोटी से छोटी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि शरीर में होने वाले बड़े से बड़े कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, जान जाती है, वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम शुरू होती है लिवर के इश्यू से, डाइजेस्टिव इश्यूज से, फैट मेटाबॉलिज्म से। आपको गठिया की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव रीजन, हार्मोनल इंबैलेंस, पीसीओडी, थायराइड, स्पर्म काउंट का लो होना, ये सारी चीजें शुरुआत होती है कोई भी तरह का हार्मोनल इंबैलेंस, 70% हार्मोनल इंबैलेंस शुरू होते हैं डाइजेस्टिव इश्यूज। आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, 35 40 की उम्र में घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, कार्टिलेज की प्रॉब्लम होती है, थोड़ी देर एक पोजीशन में बैठ गए तो कमर अकड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके स्पाइन के जो बीच में जो इंट्रावर्टेब्रल डिस्क है वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं रहे, वो इतने मजबूत नहीं रहे, मसल्स वीक होने लगते हैं। ये सारी चीजें डाइजेस्टिव रीजन से होती है। चश्मा जल्दी लग जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। बाल जल्दी झड़ते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। झुर्रियां जल्दी पड़ने लगती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। स्किन का टेक्सचर खराब होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। आपको ब्लेमिसेज आ जाते हैं, वो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। पिंपल्स और एक्ने ज्यादा निकलते हैं, वो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। बीपी बढ़ता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। आपको मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है, वो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। आप चाहे तो आपको लगेगा कि भाई मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन का डाइजेशन से क्या लेना देना है, तो आप गट ब्रेन एक्सेस पढ़ सकते हैं गूगल करके। तो आपके शरीर में 90% हेल्थ इश्यूज की जड़ में कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आपको ये सेशन में मैंने कुछ टीएनस के प्रोडक्ट्स के नाम बताए हैं जिससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ठीक होते हैं। हो सकता है आपको ये लग सकता है कि मैं टीएनस के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कर रहा हूँ, सच बोलने में क्या दिक्कत है? टीएनस के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मैं उसको प्रमोट करता हूँ, उससे मेरा घर चलता है। आप भी अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे, तो मैं क्यों ना करूँ? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी वही इस्तेमाल करो, आपको जो सही लगे वो करो। बेसिक मेरा कहना यह है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को इग्नोर मत करो। अगर आपको ऐसा कोई बाबा मिल जाए जो एक फूंक मार के आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ठीक कर ले, उससे ठीक करा लो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप टीएनस के प्रोडक्ट से करो, बाहर कहीं से लेकर के करो, ए बी सी कुछ भी करो, आप योगा करके करो अगर आपको लगता है उससे ठीक हो रहा है तो। लेकिन एक चीज याद रखो, टीएनस ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर काम करता है। तो जब कहीं से ठीक ना हो, जब आप हर चीज आजमा के थक जाओ, तब टीएनस का प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल, क्योंकि आखिर में आपके पास एक ही उपाय बचेगा, वो है टीएनस। तो ये आना तो है ही। टीएनस हेल्थ, जो टीसीएम का थेरेपी सिस्टम है या टीसीएम का ट्रीटमेंट रेजीम है, वो काशी और मक्का की तरह है। घूम घाम के पहुंचना तो हरिद्वार है, तो पहले पहुंचो बाद में पहुंचो, पहुंचना तो वो आपकी चॉइस। तो अगर कहीं से भी, अगर कोई पत्ते खा लेने से, कोई पानी पी लेने से, कोई झाड़ फूंक करवा लेने से, कोई योगा कर लेने से, कोई मेडिटेशन कर लेने से, कोई पूजा पाठ कर लेने से, किसी भी तरह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी तो 36 तरह के हेल्थ इश्यूज होंगे।
इसलिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, थोड़ा गैस ही तो है, थोड़ा एसिडिटी ही तो है, वो थोड़ा एसिडिटी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा कि आप सोच भी नहीं पाए। तो इसलिए उसको थोड़ा है, हल्का है, एक गोली खा लेंगे, एक एंटासिड ले लेंगे, एक चूरन फाक लेंगे, इसबगोल खा लेंगे, आप उससे क्या करेंगे? पैसे बचाएंगे। पैसे बचाएंगे कहाँ? कटौती करके अपने शरीर के स्वास्थ्य में। तो याद रखिए, आप राजा हो या रंक हो, आपकी जो भी औकात है इसी शरीर की वजह से। और शरीर का हिसाब किताब ऐसा है कि अगर आप इसको देने में कंजूसी करेंगे तो वो ऐसी जगह और इस तरह से लेगा कि जो भी है बचा खुचा सब ले ले। अब हो सकता है आज 100 बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कल आपका लाख निकलवा लेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ऐसी ही चीज। तो कृपया डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें। आपको जो भी ट्रीटमेंट रेजिम, जो भी डॉक्टर, जो भी पद्धति, जो भी थेरेपी सूट करती है, आपको आपको पसंद आती है, उससे ठीक करें, लेकिन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ठीक जरूर करें, नहीं तो लेने के देने। तो आज के सेशन में बस इतना ही, टाइम काफी हो गया, आप लोग भी काफी देर से बैठे हैं। तो मैं इस सेशन को यहीं पे खत्म करता हूं। सबसे पहले मैं फेसबुक लाइव खत्म कर दूं। थैंक यू वेरी मच। जो लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं, आप इस सेशन को भी शेयर कर सकते हैं। और जो लोग जूम पे जुड़े हुए हैं, अब मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं पहले।